हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं ग्रुप डी 2026 के लिए ज्योमेट्री की क्लास, जिसमें 2026 में ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम लास्ट शुरू में हुआ था और 2025 लास्ट में हुआ था, उसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे। उन सभी क्वेश्चनों को हम लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। और अगर आप इस पूरी क्लास को देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके एग्जाम में सेम टू सेम मिल जाएंगे या सेम कॉन्सेप्ट पे आपको चीज़ें मिल जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट और साथ में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का जो सबसे बेहतर तरीका हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जिनका भी ग्रुप डी का टारगेट है, इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, नोट्स बना के रखेंगे, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में पूरी तरीके से इसका हेल्प मिल पाए। और इस सीरीज में जैसे हमने 2 वीडियो आपको पहले डाल दिया है, यानी कल हमने डाला था आपका नंबर सिस्टम का और दूसरा हमने डाला था सीआई और एसआई दोनों का एक साथ में। इसके अलावा मैं बात करता हूं कि आज हम लोग ज्योमेट्री करने वाले हैं। ज्योमेट्री में जो क्वेश्चन आए थे, अगर देखा जाए तो सीजीएल लेवल से भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो बेहतर पूछे गए थे। कुछ चीजें आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पे आप सभी लोग ट्राई भी करिएगा क्या आ सकता है आंसर में। यदि 6 और 5 भुजा वाले समबाहुभुजों की त्रिज्या आर वाले एक वृत्त की अंतर्निहित किया गया है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ से अगर देखा जाए ध्यान से, अब इसमें ये नहीं बोल बताया गया कि रेडियस कितना है। हम करें रेडियस कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे दोनों की त्रिज्याएं यहाँ पे सेम है। आप चाहे तो रेडियस के जगह पे आर भी लिख सकते हैं और नहीं तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का रेडियस हमारे पास सेम दिया गया है। लेकिन हेक्सागन क्या होता है हमारे पास? हेक्सागन एक ऐसा फिगर या फिर एक ऐसा आकृति होती है हमारे पास जिसमें 6 भुजाएं होती हैं। और 6 इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये समबाहुभुज है, यानी कि इनकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर बराबर हमारे पास होने वाली हैं। अब इसको एक सर्कल के अंदर बनाया गया है। इसके अंदर सर्कल बन सकता है, मतलब एक ऐसा सर्कल जिसको हम बोलेंगे, इसका परिवृत्त बोल सकते हैं, सरकम सर्कल बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो रेडियस होता है ना, यहाँ से यहाँ मिला देते हैं अगर हम लोग, तो ये रेडियस और ये रेडियस, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। तीनों बराबर होते हैं तो ये समबाहु त्रिभुज बनता है। और इसमें ये कोण जो बन जाता है वो 60 डिग्री का बनता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के अंदर में 60 डिग्री का कोण हमारे पास आता है। अब एक हमारे पास दूसरा डेटा दिया हुआ कि एक पेंटागन है हमारे पास, पेंटागन दिया हुआ है। और पेंटागन में भी हमको सेम ही चीज बोला कि वही सर्कल है जो वहां पे रेडियस था, वही यहाँ पे भी है। जैसे यहां मिला लिया, यहां मिला लिया, इसमें भी वो आर है, इसमें भी वो आर है। इसमें ये वाली वैल्यू बराबर नहीं होती, क्योंकि जब हमारे पास, अगर मैं पूरे इंटीरियर एंगल की बात करें तो इसमें 6 से डिवाइड हम कर लेते हैं तो इसमें 60 बन जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास बनता है पेंटागन के अंदर में, ये जो कोण आता है, ये वाला कोण, तो ये वाली 72 की आती है, 72 डिग्री की आती है। तो अब हमको क्या करना है कि जैसे अगर हम इस तरीके से इसको मिला दे, इसके अंदर में मिला दे, तो इसके अंदर में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। तो इसका एरिया निकालना बहुत आसान है। कोई भी डेटा ले लीजिए आर के जगह पे, नहीं तो देखिए हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर, यानी आर यहाँ पे है तो आर का स्क्वायर कर देंगे, और 6 थे इसलिए 6 से गुणा कर लिया। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई इक्विलेटरल ट्रायंगल में। लेकिन अब एक चीज इसमें समझिएगा, इसमें हमारे पास कितने ट्रायंगल बनने वाले हैं, तो हम यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5, इसलिए इसमें 5 से गुणा कर लेंगे। और इसके साथ साथ इसका जो एरिया निकलेगा ना, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ दोनों भुजाओं का गुणनफल इंटू में साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 72। अब इसमें यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइन 72 का मान अगर एग्जाम में नहीं पता है तो ये क्वेश्चन नहीं बन पाता आपका। तो साइन 72 का मान देने का क्या रीजन था, ये तो हमको नहीं पता यहाँ पे। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में जब भी दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू दी जाती है। या तो आपको याद हो पहले से कि 18 का, 36 का, 72 का इनकी वैल्यू पता हो, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, 1/2 कर लिया, आर स्क्वायर कर लिया, और साइन 72 का जो मान था वो हमने रख लिया यहाँ पे कि रूट में हमारे पास, वैसे आंसर में छुपा हुआ मान, तो ये 10 + 2√5 होता है, और नीचे में हमारे पास 4 होता है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आने वाली है। दूसरा चीज देखिए, जो जो नंबर कट सकता है, जैसे आर कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो कट ही जाएंगे हमारे पास। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये वाली वैल्यू देखिए, ये 4 जो है इस वाले 4 से भी कट जाएगा। ये वाली वैल्यू में अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ये जो नीचे 2 बचा है ना, 2 का इधर गुणा कर देंगे तो ये 12 बन जाएगा, और ये √3 पहले से है तो √3 हो गया। और इधर वाली वैल्यू 5, और रूट में हमारे पास 10 + 2√5 आ जाएगा। और यही आपका पहला वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, और यही हमारे पास क्या होगा, आंसर होने वाला है। अब इसमें अगर इस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए तो कहीं ना कहीं ये मेंसुरेशन को कहीं ना कहीं इसमें मिक्स किया गया है, और साथ में इसके अंदर में ज्योमेट्री एंगल का भी कहीं ना कहीं यूज है। आप चाहते तो यहाँ पे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल ना करके आप यहाँ पे हाफ करके भी निकालते हैं, साइन 60 का मान रखते हैं, तो भी ये √3/4 कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाता है आपका। तो दोनों तरीके से जा सकते थे। अब इसके अलावा आपको क्या जानना चाहिए पहले से, कि हमारे पास अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछ ले हेक्सागन के बारे में, तो क्या क्या चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए। सबसे पहला चीज,
जो हेक्सागन में हमारे पास ये एंगल होते हैं, ये वाले एंगल, ये 120 डिग्री होते हैं। ठीक है, हमारे पास कितने होते हैं? 120 होता है, 120 होता है, 120 होता है। ठीक है, एक तो ये बेसिक जानकारी है, पहला चीज हमारे पास पहले से, अगर इस पे क्वेश्चन पूछा गया, अगर आगे आता है तो क्या क्या चीज आपको पहले से पता होना चाहिए। दूसरा चीज आपके पास इसके हेक्सागन के अंदर में मैं और बताऊं तो आप इसके अंदर में और चीज समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं यहां से, तो एक ऊपर में ट्रायंगल बनेगा, इसका एरिया भी पूछा जा सकता है। तो ये 120 हमारे पास है, ये वाली भुजा अगर ए है, ये ए है, और ये 120 हमारे पास है, ध्यान समझेगा। तो ये दोनों एंगल जो होंगे ना, ये 60 और 60 बन जाएंगे। तो ये एक आइसोसेलस ट्रायंगल बन जाता है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। और यहां से इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कैसे? कोसाइन रूल से निकाल सकते हैं, हम चाहे तो इसके हाइट से निकाल सकते हैं, ये वाली हाइट निकाल के यहां से इसका हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, किसी भी तरीके से निकाल लें, मतलब बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं। ये वाली वैल्यू हमको पता होनी चाहिए यहां से यहां तक। ये होता है a√3, अगर आप निकालते हैं इसको किसी भी तरीके से तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। और इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट डायगोनल ऑफ हेक्सागन। यानी जो हमारा स्मॉलेस्ट डायगोनल ऑफ हेक्सागन पूछा गया है तो a√3 होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। सेम इसी तरीके से हमारे पास हेक्सागन के अंदर में अगर मैं बात करूं और भी चीज जानना हो, वैसे तो इसके अंदर बोलना स्टार्ट करेंगे हम लोग तो बहुत सारा बन सकता है। अगर मैं एक देखिए यहां से यहां मिलाएंगे तो डायगोनल नहीं होगा, लेकिन यहां से यहां मिला देंगे तो वही वाला था ये a√3 वाला। इससे जो बड़ा बनेगा ना, ये यहां वाला बनेगा, देखिए यहां वाला, तो ये वाला तो वही a√3 है, कहीं से भी बना लीजिए। लेकिन ये जो बीच वाला है ना, इसमें देखिए दो इक्विलेटरल ट्रायंगल थे, अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो ये वाला a और ये वाला a, तो जो लार्जेस्ट डायगोनल होता है, लार्जेस्ट डायगोनल हमारे पास होता है, वो होता है हमारे पास 2a होता है। तो ये चीजें हो गई बस एंगल से रिलेटेड और इनके स्मॉलेस्ट डायगोनल और लार्जेस्ट डायगोनल के बारे में। इसके अलावा आप हेक्सागन के अंदर में अगर और भी चीज समझना चाहें तो मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूं जो आपके लिए यहाँ पे जरूरी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं और बनाना चाहूं यहाँ पे, तो देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ से इसको मिला दूं और इसको मिला दूं, तो ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, और इसको यहां मिला देता हूं ऐसे तो 1 2 और 3, तीन हमारे पास समचतुर्भुज भी बन जाते हैं। जैसे क्योंकि हमको पता है कि ये वाला भी ए है, ये भी ए है, ये चारों भुजाएं बराबर तो समचतुर्भुज हो गए। बाकी आमने सामने कोण बराबर, आमने सामने के कोण बराबर, सामने पैरेलल होते हैं। तीन इसके अंदर में हमारे पास क्या बन जाता है, तीन हमारे पास रोम्बस बन जाते हैं, समचतुर्भुज बन जाते हैं। तो इनका भी एरिया अगर पूछा था किसी एक का तो आप निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और इसके अंदर में जानना चाहें आप कि और क्या क्या चीजें हम लोग बना सकते हैं, तो इसके अंदर में देखिए आप एक चीज और मैं निकालता हूं कि अगर इसको मैं यहां मिला दूं, इसको मैं यहां मिला दूं और इसको यहां मिला दूं, तो ये एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज। अब यही हमारा क्या था, स्मॉलेस्ट क्या था, डायगोनल था। तो अगर ये ए है ना, तो ये वाली a√3 हो जाएगा, और ये भी a√3 होगा इधर, क्योंकि सभी भुजाएं तो बराबर होती हैं इसके अंदर में, और ये भी a√3 होते हैं। अब मान लीजिए इस वाले आपको ट्रायंगल का एरिया पूछ लिया जाएगा, तो वहां से हम क्या करेंगे कि अगर जो भुजा दिया होगा उसमें √3 से गुणा कर लेंगे तो इसकी भुजा आ जाएगी, और ये भुजा आ गया तो हम समबाहु त्रिभुज वाले फार्मूले से इसका हम एरिया भी निकाल सकते हैं। ये हो गया। अब इसके अंदर में चाहे तो आप समलंब चतुर्भुज भी बना सकते हैं, यानी बहुत सारी चीजें पॉसिबल हैं। देखिए अगर निकालना चाहें तो इसके अंदर में हम और बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। अगर और देखिए इसमें डिस्कस तो ज्यादा, देखिए यहां हमने मिला दिया। अब कभी बोल दिया कि मिड पॉइंट को निकाल दे, मिला दीजिए इनके। जैसे अगर किसी एक मिड पॉइंट को मिला दिया, इसमें हमने ले लिया भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर मिला लेते हैं हम लोग, तो यहां से कोई फायदा इसमें होने वाला नहीं। तो यहां करते क्या हम लोग, चलिए पहले तो इसी को मिला लेते हैं। ये वाली वैल्यू थी हमारे पास, कि एक ये था और एक ये था, एक ये था। इनके मध्य बिंदुओं को अगर हम मिला लें तो यहां से भी हम इसकी वैल्यू पूछी जा सकती है, या फिर अगर इस समबाहु त्रिभुज है तो इसका केंद्रक बना दिया जाए और इसमें ये छोटा वाला एरिया आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर ये केंद्रक बनता है तो ये तीनों एरिया आपस में बराबर होते हैं। पहले इस बड़े वाले का एरिया निकालेंगे, फिर इस छोटे वाले का निकाल सकते हैं, और इसके साथ साथ इसमें चाहे तो आप और बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। मैं और थोड़ा सा डिस्कस करता हूं इस पर, ठीक है, इसको बना के। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं इसको, कि एक इसका मध्य बिंदु ले लेते हैं, एक इसका मध्य बिंदु ले लेते हैं, और इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। अगर इनको मिला दिया जाए तो ये भी एक हमारे पास समबाहु त्रिभुज बनता है, समबाहु त्रिभुज बनता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। और इसका एरिया आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होने वाला है, अगर क्वेश्चन आएगा तो ये भी आ सकता है। तो इस वाले एरिया में अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो अब देखिए ये डेटा निकलेगा कैसे, ये लंबाई कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसी को थोड़ा छोटा करके बताता हूं आपको।
कि जैसे ये वाली बस इसका आधा बनाते हैं हम लोग, आधा आधा में ये ए था, ये वाला ए था, ये ए था, और ये सबसे बड़ा डायगोनल होगा बीच वाला जो, अगर इसको मिलाएंगे तो ये कितना था 2a था। और अगर इनके मध्य बिंदु को मिला दें तो इसकी जो वैल्यू होती है ना, ये a + 2a/2 होती है। अब ये क्यों होती है 3a/2? अब इसके पीछे का जो लॉजिक है हमारे पास वो है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज जो आप पढ़ते हैं कि एक ट्रेपेजियम होता है, आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं, इधर वाले दो नॉन पैरेलल होते हैं, अगर इनके मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो इन दोनों के योग का आधा होता है। तो वही तो हमने किया, अगर ये वाला 2a था, ये a था, तो ये वाली वैल्यू, तो इसकी भुजा कैसे निकलेगी ये आप भी ध्यान रख सकते हैं इसके अंदर में। बाकी अगर बस सिर्फ इसके बारे में अगर हम बात करें, किसके बारे में, हेक्सागन के बारे में, तो आप यूट्यूब पे एक मेरा वीडियो ढूंढ सकते हैं, हेक्सागन बाय डीपी सर। उसमें आपको लगभग 1 घंटे से ज्यादा सिर्फ हेक्सागन के बारे में डिस्कस किया गया है, क्योंकि ये तो मैंने बस बेसिक जानकारी दी। इसके अंदर में सर्कल बन सकता है, इसका रेडियस पूछा जा सकता है, यहां पे एक सर्कल बना दिए या इस छोटे वाले में एक सर्कल बना दिए तो उसका क्या रेडियस, लेकिन उस लेवल तक नहीं जाएगा ग्रुप डी। लेकिन अगर आपसे ये पूछा गया है तो कहीं ना कहीं चीजें बन सकती हैं। फिर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये कहीं कुछ क्वेश्चन इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी लिए गए हैं जो आपसे एरिया बेस वाले हैं। पंचभुज के शीर्ष दिए गए हैं और पंचभुज का क्षेत्रफल है, इसमें कोऑर्डिनेट दिया रहता है। कभी भी आपके पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, उनके कोऑर्डिनेट देके आपसे एरिया पूछा जाता है। तो इनका एरिया डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, मेंटली कैसे निकालेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। फार्मूला नहीं याद करना सभी के लिए। देखिए पहला वाला जो हमारे पास दिया है ना, वो क्या दिया, 0 और 0 दिया है कोऑर्डिनेट। दूसरा वाला दिया है 6 और 0 दिया हुआ, बस इसको लिख लीजिए। एक दिया है 8 और 3 दिया हुआ है, इसके अलावा 4 और हमारे पास 7 दिया हुआ है, इसके अलावा 0 और 4 दिया हुआ है। जैसे ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास दिए थे, इसमें आपको अगर एरिया निकालना तो जो शुरू वाला कोऑर्डिनेट होता है ना, इसको लास्ट में एक बार और लिख दिया करिए। कोई भी हो सकता है, ये 0 0 नहीं, यहां जो भी पहला रहेगा उसको लास्ट में लिख देना है। अब आपको डायरेक्ट आंसर निकालने के बारे में सोचना कैसे, पहले इसको गुणा करिए। देखिए 0 × 0 0 आ जाएगा, फिर 6 × 3 18 आ जाएगा, इनको जोड़ लीजिए। फिर 8 × 7 56 आ जाएगा, इनको जोड़ लीजिए। फिर 4 × 4 16 आ जाएगा, इनको जोड़ लीजिए। फिर लास्ट में 0 × 0 ये 0 ही आएगा। अब इन सभी को जोड़ के आप देख लीजिए कितना आ रहा है हमारे पास, और इसके साथ हमको घटाना क्या होगा। देखिए पूरे नंबर को अगर हम जोड़ लें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 और 8 हमारे पास 20 हो गया, और यहाँ पे 1 और 5 6 और 7 और 2 9 90 आ गया हमारे पास। ये पूरी वैल्यू 90 आ गई। अब सेम यही चीज उल्टा भी करना आपको, इधर से करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 6 नहीं 0 आएगा, क्योंकि देखिए 0 × 6 में होगा। फिर यहां से करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। फिर 3 × 4 करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, और फिर हमारे पास 7 का गुणा 0 में होगा, 4 × 0 2 बार और 0 आ जाएंगे, यानी इसके अंदर में 12 आपको घटा लेना है। अब 12 घटा लेंगे हम 90 के अंदर में, तो बचेगा 78। अब ये जो हमारे पास आया है ना, ये एरिया नहीं है, ये 78 आया, ये हमेशा एरिया का डबल आता है। डबल आता है मतलब इसका आपको सिर्फ आधा कर लेना है, यानी एक बार इधर वालों का मल्टीप्लाई कर लेना है जोड़ के, और एक बार इधर वालों को मल्टीप्लाई करके, दोनों को जोड़ के जब डिफरेंस लेंगे उसका आधा कर लेंगे, और वही हमारे पास क्या होगा, आपका आंसर होगा, यानी 39 वर्ग इकाई होगा। इससे आप आंसर निकाल सकते हैं। क्या ये क्लियर है चीजें? तो क्लियर है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। जैसे हम क्या करेंगे, पहले इधर वाला इधर वाला इधर वाला इधर वाला, तो हमने देखा कि ये वाला, अब मेंटली कैसे लगाना, एग्जाम में इतना लिखना नहीं है 0 0, आप अपने से कर सकते हैं कि ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 12 हो गया, ये 0 हो गया, तो एक तरफ 12 आया सिर्फ हमारे, इधर वाले में 0 था, ये 18 था, ये 56 था, ये 16 था, यानी इन तीनों को जोड़ा 90 था। 90 12 का डिफरेंस कर लिया, 78 का आधा कर लिया, कितना आ गया हमारे पास 39, यही आंसर होगा हमारे पास। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं बता दूं कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल है, और इस पे हमने संपूर्ण बैच की फीस जो थी वो कर दिया था सभी ग्रुप डी के स्टूडेंट के लिए 49 रुपीज। लेकिन अब ये इसका लास्ट टाइम है, मतलब कि अब ये आज रात तक, यानी कि लगभग 24 घंटे तक आपके पास ये प्राइस में आपको ये बैच मिलने वाला है, उसके बाद ये हट जाएगा। जिनको भी अपने स्पीड को 10 गुना तेज करना है, जिनका अभी ग्रुप डी का एग्जाम है या आगे कोई भी एग्जाम अगर आपको देना है रेलवे का, और वो चाहते हैं, अगर जिनको ग्रुप डी का देना है ना, मैं बस इतना बता सकता हूं कि अगर आपके पास ये एनटीपीसी वाला, ग्रुप डी वाला और टेक्नीशियन और इसके, और इसमें ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े जो वीडियो आपको बनाए गए हैं टॉप क्वेश्चन के हर टाइप के, उन क्वेश्चनों को पढ़ के आप 100% स्कोर कर सकते हैं। कोई भी नया क्वेश्चन नहीं आ रहा, सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एनालिसिस हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जिससे कि आपको आइडिया लग जाए किस टाइप का आ रहा है, पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है, फिक्स हो जाता है कि हाँ यही वाला टाइप पढ़ लेके जाते हैं। तो उसमें से अगर 10-12 क्वेश्चन भी सेम रिपीट हो गया आपका सेम जैसा, तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है और टाइम कम लगता है। तो ये 24 घंटे तक आपका ऑफर रहने वाला है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे, और उसके बाद ये प्राइस जो इसकी मिनिमम जो प्राइस थी पहले 222 रुपए, वही प्राइस में आपको मिलेगी आगे से चल के। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं तो ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे आपके साथ भी ऐसे लोग बहुत सारे होंगे जो पढ़ रहे होंगे या वीडियो को देख रहे होंगे। उनके साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप एक साथ नहीं ध्यान रख पाते हैं। आप परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ के निकलते हैं, प्रॉफिट लॉस में जाते हैं तो परसेंटेज आपका भूल गया, किसी का
सीआई पढ़ रहा था, पीछे के 2 चैप्टर चले गए, पता चला कि 1 महीने ज्योमेट्री नहीं पढ़ा तो ज्योमेट्री सारा भूल गया। तो उनके लिए एक मैं बहुत अच्छा सा वो बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए आप अगर स्टूडेंट लाइफ में है। एक छोटा सा मैं अलग से इस पढ़ाई से हट के एक चीज बताना चाहता हूँ जिससे कि आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं उससे फायदा हो, ठीक है। और इसमें फायदा का एक ही तरीका कैसे ले सकते हैं आप लोग कि आप सभी लोग जो लोग स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है कि एक सरस्वती जी का मंत्र आता है, मंत्र क्या वैदिक चैंट होता है, और मेधा सुक्तम नाम से, मेधा सुक्तम, ध्यान रखिएगा सुक्तम जहां भी जुड़ जाता है हमारे पास वो हमारा वेद से निकला हुआ स्रोत तो नहीं बोल सकते, मंत्र होते हैं। तो ये चीज आपको पढ़नी नहीं है, ये 2 मिनट का यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, सिर्फ आपको सुनना है। और मैं 100% गारंटी के साथ बता सकता हूं कि अगर आप इसे लगभग आप सिर्फ 15 दिन सुन के देखिए, सुबह में 2-2 मिनट कभी भी उठिएगा, मतलब ऐसा नहीं कि सुबह उठते बेड पे ही सुन लेना है, आप नॉर्मली आप जब नहा लेते हैं या पूरी तरीके से तैयार होते हैं तो उसके बाद आपको इसको सुनना है। और 15 दिन बाद आप बताइएगा क्या चीजें आपको मेमोरी जो पावर होगा ना आपका कम से कम मिनिमम 10 गुना तेज हो सकता है, मे बी और ज्यादा हो जाए, जिसकी जितनी क्षमता होगी। सुनना है, एक चीज का ध्यान रखना, इस्ट फेस में करके सुनना, मतलब आपका चेहरा क्या होना चाहिए सुनते समय, ईस्ट फेस में होना चाहिए। ये तो हो गई बाहर की बात है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज हमारे पास है एबीसी, तो समबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं एबीसी को, और इसका नाम रख लेते हैं ए है, बी है और सी है। समबाहु त्रिभुज हम किसको बोलते हैं, जब हमारे पास तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण हमारे पास क्या होते हैं इसके 60-60-60 डिग्री के होते हैं। अच्छा, और बाकी चीज भी डिस्कस करेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। और बिंदु डी भुजा बीसी पे एक बिंदु है। अब डी कहीं भी हो सकता है, डी का मतलब हम कहां मान लें इसको, हम मान लेते हैं कि डी यहां पे है, ठीक है। ऐसे हमने मान लिया कि डी हमारे पास है, इस प्रकार स्थित है कि 3BD बराबर BC है। मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, BD और BC का जो अनुपात है वो 1 और 3 का है। मतलब यहां से लेके यहां तक अगर 1 होगा तो ये पूरा जो होगा ना ये वाला 3 होगा। ये क्वेश्चन में दिया गया, आप चाहें तो AD को मिला भी सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। किसी को रेशियो छोटा लगे तो इसको 2 और 6 भी बना सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए थोड़ा इजी बनाने के लिए हमने इसको और बड़ा कर लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको 2 लिख देंगे तो इसको 6 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। फिर हमारे पास बोला कि कुछ इसमें रिलेशन दिए हैं, इसमें से कौन सा वाला सही होगा। एडी का रिलेशन किसके साथ दिया है, एडी का जो रिलेशन हमारे पास इसमें सब में एबी के साथ दिया है। मतलब ये वाली भुजा का इसके साथ क्या रिलेशन आ सकता है, ये आप सभी ऑप्शनों को देख के निकाल सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए समबाहु त्रिभुज की एक बड़ी खास बात होती है कि अगर मैं इसमें हाइट बना दूं, कहीं पे भी हाइट जहां भी बने, ये हाइट बनाने के बाद ये क्या होता है कि ये इसको 2 बराबर भागों में बांट देता है। कोई भी समबाहु त्रिभुज हो या आइसोसेलेस ट्रायंगल जो दोनों बराबर भुजा होती है, उनके बीच से जब हाइट बनाते हैं या शीर्ष हम बोल सकते हैं शीर्ष लंब डालते हैं, तो वही हमारा मीडियन का भी काम करता है, वही हमारा। अब ये लाइन जो है ना, ये हाइट जो जिसमें 90 जोड़ दिया, ये हाइट भी है, ये मीडियन भी है, ये हमारा एंगल वाइज सेक्टर भी है, सभी के लिए काम करते हैं यहाँ पे। अब हाइट की वैल्यू समबाहु त्रिभुज में होती है √3/2a होता है। तो √3/2a की बात करें तो यहाँ a की वैल्यू 6 हमने माना था, तो ये तो फिक्स हो गया कि 6 ही होने वाला और ये भी 6 होने वाला। अगर मैं यहाँ 6 रख दूं इसके जगह पे तो ये 3√3 आ जाएगा, ये वाली वैल्यू। अब जैसे ये 3√3 आ गया तो कुछ और चीजें हम डिस्कस करते हैं। जैसे ये वाला 2 था, ये पूरा 6 था, तो यहां से लेके यहां तक हमारे पास क्या होना चाहिए, देखिए ये आधा तो करता है, तो आधा वाला यहां से यहां तक 3 होगा। ये वाला 3 क्यों, ये 3 होगा क्योंकि ये हाइट जो थी ये मीडियन का काम करती है। ये वाला यहां से यहां तक 2 है, तो ये वाला बीच वाला कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये वाला 1, तो क्या ये 90 डिग्री, तो क्या ये नहीं निकाल सकते एडी। तो एडी की जो वैल्यू यहां पे आने वाली है वो 3√3 का स्क्वायर माइनस में हमारे पास 1 का स्क्वायर, नहीं प्लस का 1 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखिए ये 90 के सामने हाइपोटेनस है और ये रूट में भी आएगा। तो 9 × 3 27, 27 और एक 28, 28 का मतलब हमारे पास रूट में 28 आने वाला है, जिसको आप 2√7 भी बोल सकते हैं। मतलब ये वाली वैल्यू हमारे पास 2√7 आ जाएगी। 2√7 ही आ रही है ना, 4 × 7 तो 2 बाहर आ जाएगा। अब हमारे पास जो भी वैल्यू दिया उसको हम रख के चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए हमको ये पता चल गया और ये पता चल गया, तो हम किसी भी ऑप्शन में रख के चेक कर सकते हैं। और दूसरा चीज अगर मैं देखूं, इसके अंदर में 7 है, 2 है और 3 है और 6 है, तो यानी 9 के मल्टीप्लिकेशन वाला हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बाकी अब ये तो बाद की बात, हम चेक करते हैं। जैसे हमने यहाँ रखा था 7, एडी का स्क्वायर रखेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और गुणे में 7, ये वाली वैल्यू इधर आएगी। इधर रखेंगे तो देखिए 9, अब 9 इधर तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो इसमें तो बनेगा ही नहीं। नहीं बन सकता है ना, हमारे पास 6 है तो बन सकता है। तो साथ में 6 × 6, ये कहीं पे भी बराबर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से बराबर नहीं हुआ। हमने बोला था दूसरा 9 वाला, ये भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो 9 गुणे में, अब यहाँ पे क्या होगा, 4 × 7 यानी 28 रखना है। हम एडी स्क्वायर निकाल देते, सीधा हम वैसे रख सकते थे, बराबर में 7 × 6 × 6
ठीक है, तो क्या ये बराबर हो सकते हैं? देखिए यहाँ पे हमारे पास 7 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 9 चौके 36, 6 गुणे 6 36, यानी ये वाला हमारा क्या होगा, आंसर सही होगा। बाकी अगर आप इसको AD और A के फॉर्म में रखते तो ये रिलेशन सीधा भी आ सकता था। ये तो हमने कोई वैल्यू ले लिया यहाँ पे कि जिससे आपको चेक कर सके कौन सा वाला सही हो सकता है। बाकी आप वैल्यू ले सकते हैं, आप यहाँ XY ABCD या AB और AD के ही तरीके से लिखेंगे तो भी वही सेम ही रिलेशन बनेगा जो आप चाह सकते हैं इसमें। बाकी हम बात करते हैं, देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक था। बाकी समबाहु त्रिभुज में और क्या क्या चीज आपको पता होनी चाहिए। समबाहु त्रिभुज में हमारे पास कि अगर भुजाएं हमारे पास क्या हो, बराबर हो तीनों, और तीनों हमने मान लिया कि ये ए है, ए है, ए है, तो सबसे पहले तो इसका एरिया जो सभी को आता है √3/4 होता है। दूसरा हम इसके अंदर में समझते हैं इसके हाइट के बारे में, तो हाइट हमारे पास होती है √3/2 होता है। तीसरा हमारे पास इसका पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है जो 3a होता है। ये कॉमन जानकारी लगभग सभी के पास रहती है। फिर हमारे लिए इसके लिए इंपॉर्टेंट एक चीज और होती है, इसकी अंत त्रिज्या क्या होती है, ये होता है a/2√3 होता है। और इसकी परित्रिज्या क्या होती है, तो a/√3 होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब ये अंत त्रिज्या किसको बोलते हैं, जब हमारे पास त्रिभुज में अंदर में सर्कल बना दिया जाए, यानी तो ये हमारे पास क्या बताएगा, इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या। और ये वाला क्या होगा, जब त्रिभुज के बाहर बन जाएगा ऐसे, इस वाले में इसका जो हमारे पास रेडियस होता है ये हमारे पास कैपिटल R होता है, जिसको परित्रिज्या बोला जाता है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक चीज और समझना है कि इसमें अगर कोई भी आपके पास ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, अगर हमारे पास इसका R दिया हो, ये हमको ट्रायंगल नहीं पता हो, तो इस R की वैल्यू होती है ΔS होती है, ΔS, या इसको हम एरिया पूछा जाता कभी कभी तो R×S भी लिख सकते हैं इसको। ये R जो होती है आपकी अंत त्रिज्या होती है, इन रेडियस होती है, इन रेडियस या अंत त्रिज्या। ये सेमी पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर होता है हमारे पास, यहां से ये चीज हो सकता है। फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका समबाहु त्रिभुज में आपको ध्यान रखना चाहिए, वो मैं बता देता हूं, जहां से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी भी बिंदु से, अंदर कहीं भी एक बिंदु यहां भी हो सकता है, यहां कहीं पे भी, अगर यहां से तीनों जगह एक परपेंडिकुलर खींचा जाए तीनों भुजाओं पे, इसका नाम मान लेते हैं P1 है, ये P2 है, ये P3 है, तो इन तीनों का जो सम होता है P1, P2 और P3, इसको प्रूव भी कर सकते हैं लेकिन यहां प्रूव नहीं कर रहे हम लोग, ये त्रिभुज के ऊंचाई के बराबर होता है। इसमें प्रूव करने के इसके कई सारे तरीके हैं। आप हाइट को अगर यहां से काउंट करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो वही सेम होगा। अब यहां से आप ए निकाल सकते हैं, कभी कभी ये तीनों के तीनों परपेंडिकुलर हाइट दिया रहता है, आपसे साइड या एरिया पूछा जा सकता है, तो पहले ए निकालेंगे। इसको लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका गुणा इधर हो जाएगा तो क्या होगा 2/√3 इधर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा P1। याद करने से बेहतर है कि आपको इतना बस ध्यान रखना है कि किसी भी बिंदु से अगर आप तीनों भुजाओं पे लंब डालते हैं और तीनों लंब की लंबाई हमेशा समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई के बराबर होती है, बस इतना ध्यान रखना है। तो इससे आपको कई सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम में, और इसको ध्यान रखेंगे, इस बार आपको आने के बिल्कुल चांस हो सकते हैं इसके। चलिए ये हो गया। इसके अलावा मैं आपको क्या बता दूं, इसके अंदर में और भी चीजें मैं जानकारी दे देता हूं जो जरूरी है आपके लिए। अगर आपका समबाहु त्रिभुज है हमारे पास, ये क्वेश्चन आया था एनटीपीसी में, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको इस तरीके से। अगर हम इसके अंदर में एक सर्कल ऐसे बनाते चले जाएं, और ये सर्कल और भी आगे ऐसे जहां तक भी जाए, ये अगर ये समबाहु त्रिभुज है और ये वाला 60 डिग्री का एंगल है, तो ये जो R1 है, R2 है और R3 जो भी बनेगा, तो इनका जो अनुपात होता है R4, जितने भी सर्कल बना जाए 3 गुना पे चलता है, 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27। तो कभी मान लीजिए इसका रेडियस दिया हो और इसका पूछ ले, तो 1 की वैल्यू दिया हो तो 9 की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका दिया हो इसका निकाल सकते हैं। तो ये अनुपात आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज के अंदर में, अगर इसमें पूछा जाए तो। बाकी इसमें और भी रिलेशन बनते हैं, इसमें एक और रिलेशन बन के आता है, अगर ये कोई भी त्रिभुज होता, तो अगर मान लीजिए हमको त्रिभुज के बारे में नहीं पता है और इस तरीके से हमने 3 बना लिए कि R1 है, R2 है, R3 है, तो ये हमेशा जीपी में ही होते हैं। R1, R2, R3 ये हमेशा किसमें होते हैं, जीपी सीरीज में होते हैं। तो जीपी सीरीज में क्या होता है कि जो दूसरा वाला पद का स्क्वायर जो होता है पहले और तीसरे के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है, जिसको हम सार्व अनुपात बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन में शायद किसी में तो मैंने देखा था एलपी में या कहीं तो आया था, इसलिए मैं बता रहा हूं इसको। तो ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी ये समबाहु त्रिभुज, देखिए इसमें तो ये होगा कि जीपी में, लेकिन अगर वो 60 डिग्री आ गया तो ये फिक्स है कि 139 और 27 के फॉर्म में आगे बढ़ता जाएगा, किसी का भी दे देगा, उसमें आप निकाल सकते हैं। और हम समबाहु त्रिभुज में बात करें तो एक और चीज समझ सकते हैं, ज्योमेट्री के अंदर की मैं बात करूं तो, कि जो समबाहु त्रिभुज में हमारे पास ये हाइट जो खींचते हैं आप ना, इसके अंदर में जो हमारे पास यही हाइट हमारा मीडियन का भी काम करती है। मीडियन है, यही हमारा क्या है,
हाइट भी है, यही हमारा एंगल वाई सेक्टर भी है, एंगल वाई सेक्टर कोण समद्विभाजक है। तो इसलिए जो इसका सेंट्रॉइड होता है, मान लीजिए जहां इसका केंद्र है, मतलब इसके जो ये वाला केंद्र है ना, यहीं पे ये केंद्रक भी होता है इसका, और यहीं पे हमारे पास इसका अंत केंद्र होता है, इन सेंटर भी होता है, यहीं पे आर्थो सेंटर भी होता है, और यहीं पे हमारे पास और कौन सा सेंटर बच गया। वैसे तो सेंटर की मैं बात करूं तो 6000 से ज्यादा सेंटर होते हैं त्रिभुज के अंदर में, लेकिन हमारे एग्जाम में मैक्सिमम 4 का हम मैक्सिमम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, कि 4 से ही हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें एक ही पॉइंट पे होता है, एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि कौन सा ऐसा त्रिभुज है जहां पे सभी के सभी केंद्र एक बिंदु पे स्थित होते हैं, या एक लाइन पे तो नहीं बोल सकते, एक लाइन पे अगर बोलेंगे तो वो हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, एक ही बिंदु पे एक ही जगह पे होते हैं। तो इसलिए जो नीचे वाला होता है ना, इनका अनुपात भी 2:1 का होता है। 2:1 का अनुपात होता है कब, जब समबाहु त्रिभुज होगा। अगर मान लीजिए 2:1 के अलावा भी अलग अलग त्रिभुज में अलग अलग बन सकते हैं, और इसमें ये नीचे वाला जो होता है ना, ये इन रेडियस होता है, ऊपर वाला परित्रिज्या होता है, अंदर वाला परित्रिज्या। यानी कि अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि कोई, अगर हम इसके अंदर में अंतः केंद्र है, इन सेंटर है, इन सेंटर का मतलब जो इसमें सर्कल बनेगा, इससे यहां बनाएंगे तो ये 90 बनेगा, ये 90 बनेगा, और ये 90 बनेगा। और ये मान लीजिए आर है, ये आर है, ये आर है। आपसे 3R पूछा जाता कभी कभी कि इन तीनों जो लंब है इनका योग कितना होगा अगर वो अंतः केंद्र से तीनों भुजाओं में डाले जाएं, तो ये फिक्स हो जाएगा। देखिए अंतः त्रिज्या होती है कितनी, ये होता है हमारे पास a/2√3, बस इसी में 3 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहां से तीनों का योग निकल जाएगा, या तीनों को 3 बार लिख कर जोड़ लीजिए। बाकी और कुछ चीजें होंगी तो आगे भी डिस्कस करेंगे हम लोग इसके अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चतुर्भुज के शीर्ष दिए हुए हैं, चतुर्भुज हमने क्या बोला, कुछ भी दिया हो आप ऐसे लिखना, कैसे, 2 और 3, 5 और 7, 10 और 6, 7 और 2, जो शुरू में उसको एक बार लास्ट में लिख दीजिए, जो शुरू में है लास्ट में। कैसे करना है, पहले इधर वाला कर लीजिए, 7 दूना 14, ऐसे लिख दीजिए 14, 5 6 30, 30 लिख दीजिए। आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, ये वाला 20 और ये वाला 21। एक तो इधर वाला हो गया, दूसरा वाला हम इधर वाला करेंगे, ये वाला 15, ये वाला हमारे पास 70, और ये वाला 42, और लास्ट में ये वाला 4। अब इनको घटाना है, बस आपको घटाना है। अब घटाने का तरीका वो कैसे भी हो सकता है, जैसे 30 20 50 और 20 70, तो 70 से ये 70 कट गया, घटेगा तो इसमें एक लेकिन बचा, इसमें एक ही ज्यादा था हमारे पास। अब हमारे पास देखिए ये वाला अगर मैं इसमें घटा लूं, हमारे पास बचा कितना है, एक बार पूरा देख लेते हैं। ये 15 हमारे पास है, ये 42 है, और 4 हमारे पास कितना हो जाएगा, 46, 46 15 61, एक इसमें घट जाएगा 60, 60, और हमारे पास अगर 14 और घटा लें तो इसके अंदर में हमारे पास कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। 46 का अंतर है, 46 का अंतर, उसमें 2 से भाग दे दीजिए, हमारे पास कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो 23 वर्ग इकाई इसका क्या होने वाला, आपका आंसर होने वाला। ये कॉमन तरीके से लगा सकते हैं, फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से जाएंगे आप आसानी से लगा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ ये आसान क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए थे, लेकिन डेटा कैलकुलेटिव कर दिया गया था कि 3 भुजाएं दी गई हो, और इस वाले सेंटीमीटर लंबी भुजाई, हाँ, इस लंबाई वाले भुजा पे संगत इसकी ऊंचाई। संगत ऊंचाई क्या होती है, जैसे अगर कोई त्रिभुज हम बात करते हैं, ऐसे बना लिया। अब एक हमारे पास मान लीजिए 148 है, एक हमारे पास 175 है, और एक भुजा 57 है। अगर बोला इस वाले भुजा की संगत ऊंचाई, तो मतलब जो यहां से हाइट होगा ना, इसी पे पड़ेगा, ये 57 वाली भुजा, ये इसकी संगत ऊंचाई है। यहां से डालेंगे तो इसकी संगत ऊंचाई होगी। इसका एरिया कैसे निकलेगा, अगर हाइट की बात करें तो इसका एरिया हम बता सकते हैं कि हाफ बेस कितना है, 57 इंटू में हाइट, ये आपका एरिया हो सकता है। लेकिन इसके अंदर में हमारे पास हाइट दिया नहीं है, क्योंकि हाइट ही पूछा गया आपसे, हाइट ही पूछा गया। अगर ये ट्रिपलेट होता तो हम इसमें क्या लगा सकते थे, राइट एंगल ट्रायंगल वाला फार्मूला लगा के निकाल सकते थे। लेकिन अब ट्रिपलेट नहीं है, तो आपके पास एक ही तरीका है, हीरोन वाला फार्मूला जो होता है हमारे पास। पहले उसके लिए सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, पहले इनको जोड़िए जल्दी से। तो 5 7 12 8 20 0 हो जाएगा, 7 5 12 और 4 हमारे पास 16 2 18, यानी कि 0 8, और क्या बचा 1 2 3, 380 हो गया। तो इसका आधा करना होता है, मतलब पेरीमीटर का आधा, तब सेमी पेरीमीटर आता है। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, सही तो जोड़ा था ना हमने, एक बार जोड़ लेते हैं। 380 आ रहा है तो 190 आ जाएगा, ठीक है, 190 सही जोड़ा गया है, 190 आ गया। बाकी आप हीरोन वाला फार्मूला आपको सबको पता होना चाहिए। देखिए पहला 190, दूसरे में हम क्या करते हैं, 190 में पहले किसी को घटा लेंगे, जैसे इसको घटा लेंगे, तो यहां से देखिए 2 इधर बचा है और 40 इधर, यानी 42 हो गया। अच्छा, दूसरे वाले में जैसे इसका घटाएंगे तो ये तो सीधा सीधा 15 दिख रहा है, और लास्ट में 57 को घटा लेते हैं, 57 घटा लेंगे, 3 इधर आ जाएगा, ये 15 था, और 3 3 1, यानी ठीक है 133 है। अब इसमें आपको बाहर कैसे निकालना, क्योंकि इनको गुणा करके वर्गमूल निकालना तो एग्जाम में पॉसिबल है नहीं। तो आप कुछ कुछ नंबर को यहाँ ब्रेक करेंगे, जैसे 19 यहाँ दिख गया, यहाँ 10 दिख गया, 10 को आप 5 और 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे 6 और 7 का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं।
15 में भी 5 और 3 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इसमें देखिए 19 और 7 का बना सकते हैं। अब जो दो दो बार दिख गया ना, पहले उसको हटाइए यहां से। जैसे 7 और 7 दो बार दिख गया, ये बाहर आ गया। 19 दो बार दिख गया, इनको भी हटा लीजिए, ये 19 बाहर आ गया। अच्छा, इसके साथ साथ और क्या दो बार दिख रहा है हमको, ये 5 भी दो बार दिख रहा था, तो हमने 5 को भी एक बार बाहर ले लिया। और क्या क्या बचा है देखिए, 6 गुणे 3 18 और दूना 36, 36 भी बाहर आएगा, 6 आ गया। और यही बराबर है हाफ 57 गुणे में h का। यहां से h की वैल्यू आ जाएगी। इनको काट लीजिए, देखिए 19 से कट जाएगा 3 बार में, 3 से कट जाएगा 2 बार में, 5 दूना 10 और 10 10 और 10 गुणे 7 70, 70 गुणे 2 140। तो 140 यहाँ पे क्या हमारे पास आने वाला है, इसका हाइट आने वाला है। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन बाकी आप कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे तो ज्योमेट्री में आप निकाल सकते हैं, बहुत मुश्किल वाला नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब एक त्रिभुज आ गया, इसके तीनों हमको क्या दिया, निर्देशांक दिए गए हैं। एक भूदिश डिजाइनर से त्रिभुजाकार छेद के ठीक आधे हिस्से में फूल लगाना चाहता है और कितना क्षेत्र ढका होना चाहिए। तो देखिए, अब पहले तो एरिया निकाल लेते हैं त्रिभुज का, उसके बाद हम उसको आधा कर लेंगे। ठीक है, अब इसको किस तरीके से लगाना चाहते हैं, देखिए एक तरीका मैं आपको और बताता हूं। ठीक है, अगर आप चाहे, जैसे अभी जो हमने कर रहे थे ना, वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर छोटा ना क्वेश्चन हो तो एक और तरीका आप समझ सकते हैं कि अगर इसमें 3 भुजाएं हैं तो एक भुजा को आप हटा भी सकते हैं। जैसे इसको हटाना तो इसमें 2 घटा लीजिए, इसमें 3 घटा लीजिए, ये 0 0 बन गया। अब इसका काम खत्म हो गया। अब ये काम खत्म हो गया तो इसमें भी देखिए, अगर सब में घटाएं तो सब में घटाना होगा आपको। अगर चाहें तो किसी एक को 0 बनाना है, देखिए ये वाला 6 बन जाएगा, ये वाला 8 बन जाएगा, ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा, ये वाला 12 बन जाएगा, ये वाला 4 बन जाएगा। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, नजदीक नजदीक का गुणा, दूर दूर का गुणा करके बस अंतर निकाल लीजिए। तो 12 अठे 96 और 24, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 72 आ जाएगा। देखिए 96 यही तो होगा ना, 12 गुणे 8 96 और 24 घटा लेंगे तो 72 आ जाएगा। इसका भी आधा कर देंगे। ये 36 जो होगा ना, ये पूरे ट्रायंगल का एरिया है, ये पूरे ट्रायंगल का एरिया है। अब ट्रायंगल का एरिया जो आ गया हमारे पास, इसका आधा ही पूछा गया था, तो आधा कहीं भी आधा हो, अभी मुझे नहीं पता कि हो सकता है ऐसे आधा आधा हो, तो आधा में एरिया लगाना चाह रहा, तो 36 का आधा जो आंसर आपका होगा ना, वो 18 होगा। 36 नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आधा का एरिया पूछा गया, तो 18 आपका क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इस बार ग्रुप डी में भी और आपके और एनटीपीसी एग्जाम में भी देखने को मिला था। एक बेसिक हमारे पास ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम बोला जाता है कि अगर हमारे पास, अच्छा कुछ तो हम भूल रहे हैं, क्या इसमें कुछ बताना था क्या हमको, नहीं इसमें कुछ बताना था, और कुछ तो हम लोगों को और डिस्कस करना था, नहीं चलिए आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे अगर याद आता है मुझे तो यहाँ पे हम बात करते हैं ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। एक हमारे पास थ्योरम होता है, जो अगर आप पढ़े होंगे, जो आप ज्योमेट्री अगर पढ़े होंगे मैथ स्पेशल फाउंडेशन में, तो आपको ये चीजें सिखाई जाती है। कोई भी अगर आपका क्वाड्रिलेटरल है, स्पेशली रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ, सॉरी रेक्टेंगल के, क्वाड्रिलेटरल नहीं, रेक्टेंगल में ये फॉलो किया जाता है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये वैसे ये बड़ी हो रही है क्लास, तो इसमें हम लोग और थोड़ा सा, अब इसके अंदर कहीं भी एक पॉइंट हो जहां से ये तीनों भुजाओं को मिला दिया जाए। तो अगर मान लीजिए ए है, ये बी है, और ये हमारे पास सी है, और ये डी है, तो इसमें जो ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम क्या बोला जाता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम, मतलब इसका स्क्वायर का योग इसके स्क्वायर का योग बराबर होता है। अब इस क्वेश्चन में जो दिया है ना हमारे पास, इसके बिंदु पी दे दिया यहाँ पे, तो चलिए पी मान लेते हैं, कहीं भी होगा। पी ए की वैल्यू, मतलब ए की जो वैल्यू है वो 73 दिया, देखिए यहां से यहां तक 73 है, तो 73 का स्क्वायर कर लीजिए। और पीबी कौन सा, ये वाला है, यहां से यहां तक ये 57 है, डी का मान, तो इसको 57 का स्क्वायर कर लीजिए। और दूसरा हमारे पास क्या था, पीसी 99 है, पीसी कहाँ, यहाँ पे, यहाँ बी की वैल्यू है, तो 99 का स्क्वायर कर लीजिए। बराबर में आपको क्या करना है, सी का स्क्वायर, ये सी की वैल्यू पूछी गई होगी, यानी जो बचा हुआ सी क्या है, पीडी पूछा गया होगा, इसमें पीडी की लंबाई पूछी गई, बस इसी को निकाल लेना है। अब इसको सॉल्व करने का आपका अपना तरीका अब होना चाहिए यहाँ पे, कैसे, क्योंकि अब आप कर रहे हैं क्या यहाँ पे, कि अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है। थ्योरम का रूल हो गया जितना करना था, अब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन देखना है कैसे आप क्वेश्चन को ईजी कर सकते हैं। तो यहाँ ईजी बनाने के लिए हमने क्या किया इसमें कि यूनिट डिजिट का सहारा, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे सी का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर लास्ट में 9, ये 9 से 9 कट जाएगा, सी स्क्वायर की वैल्यू बनाने वाली है। और यहाँ पे देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे, लास्ट में 1 आएगा, 3 का स्क्वायर लास्ट में 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 5 का स्क्वायर 5 आएगा, पहला वाला आंसर है। बाकी आप चाहें तो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। स्क्वायर का यूनिट डिजिट देखना था, क्योंकि सी स्क्वायर की वैल्यू थी वहां पे। तो ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम में एक चीज और आपको समझना है कि ये अगर जो बिंदु है ना, ये ऐसा नहीं कि अंदर होगा तभी ये काम करेगा, ये बाहर रहेगा तो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो सकता है ऐसा क्वेश्चन दिया हो, हमने देखा नहीं इसमें। तो अगर ये कभी मान लीजिए कि अगर मान लीजिए ये दिया है, ए है, बी है, सी है, डी है, मान लीजिए ये बिंदु बाहर कोई पी है और यहां से इसको मिला दिया गया, इसको और इसको, तो भी अगर ये वाला ए है,
और ये वाला हमारे पास क्या था, b था, ये वाला c था, ये वाला d था। तो भाई सेम चीज काम करेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम क्या बोलता है कि आपका अंदर वाला हो पॉइंट या बाहर वाला हो, दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर क्वेश्चन आता है तो। और कई सारे पूछेगा इस बार, तो उसके लिए तैयार रहेंगे। और बहुत सारे थ्योरम हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जो क्वेश्चन पूछे गए, कहीं ना कहीं आपके ग्रुप डी के एग्जाम में ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए ज्योमेट्री से। अगर इसको आप मुश्किल नहीं बोल सकते, लेकिन एक ईजी और मॉडरेट के बीच वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में है। जो आपको पढ़ाया जाता है उससे तो लो लेवल ही है। लेकिन अब यहां समझिए क्वेश्चन क्या दिया कि एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज, जो समानांतर हो तो समानांतर चतुर्भुज में आयत भी बना सकते हैं, वर्ग भी बना सकते हैं, या कुछ नहीं पता तो ऐसे कुछ भी बना लीजिए, ठीक है। मतलब ये है कि आमने सामने की भुजाएं हमारे पास समानांतर है। फिर बोला गया पी और क्यू क्रमशः भुजा डीसी और एडी पे स्थित है। डीसी पे यहां पे है पी और एडी पे हमारे पास क्या दिया है, स्थित है, एडी पे क्यू है। एडी पे यहां क्यू मान लेते हैं, कहीं भी हो सकता है। एपीबी का क्षेत्रफल, एपीबी का क्षेत्रफल, एपीबी कहां है, एपीबी का क्षेत्रफल, ठीक है। एपीबी का क्षेत्रफल बराबर है किसके, इसमें से निकालना है। पहला ऑप्शन है डी क्यू सी। डी क्यू सी कहां बनना, डी क्यू सी, यहां यहां यहां, नहीं ये तो गड़बड़ हो गया। बी क्यू सी, बी क्यू सी, हाँ ये बन जाएगा, ये इसके बराबर होगा, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा बी क्यू सी। अब बोलेंगे कैसे इतना जल्दी आप बता सकते हैं। बहुत कॉमन सा एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, जब भी हम रेक्टेंगल पढ़ते हैं या समचतुर्भुज पढ़ते हैं तो उसमें ये बताया ही जाता है आपको। यहाँ मैं बताता हूँ कैसे होता है आपको, इसको मैं प्रूफ भी कर दूंगा कि बहुत छोटा प्रूफ है इसका, ठीक है। तो कोई भी आयत हो या समचतुर्भुज हो, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से एक ट्रायंगल बना लिया, कोई भी पॉइंट यहाँ पे हो, जैसे हमने जो उसमें बनाया था। अब हमको पता है कि अगर मान लीजिए आयत है, सपोज करिए आयत मान लेते हैं इसको हम लोग, ये 90 डिग्री होगा। अब इसकी जो हाइट होगी ना, यही हाइट होगी। जैसे मान लीजिए ये वाला एल था और ये वाला बी था, तो इसका एरिया कितना होगा, हाफ एल इंटू में बी। बोलेंगे हाफ क्यों कर दिया, क्योंकि पूरा एल भी तो पूरा एरिया है, और ये हाइट है, तो इसके लिए भी वही हाइट तो होगी, जो बी यहाँ है वही बी यहाँ पे होगा, तो हाफ एल इंटू बी होगा। अब इसी को हमने क्या किया ना, थोड़ा सा इधर घुमा दिया, ध्यान समझिएगा। इसी को अगर हम हमारा मन किया यहां ना करके, हम ये पॉइंट हमारा डी था, हमने इस बार इसको यहां कर दिया ऐसे, ध्यान से देखिएगा। अभी भी वो एल है, अभी भी वो बी हमारे पास है, और यहां भी हाइट वही होने वाली है, तो यहां भी एरिया वही आएगा, हाफ एल इंटू बी। अगर हम यहां पे इसको थोड़ा और किनारे कर देना, ये इधर कर दें ऐसे, यहां मिला दे, यहां से यहां मिला दे, तो भी एल इंटू बी हाफ करके आएगा, तो भी वही आएगा। अगर हम मान लीजिए यहां पे इसको ऐसे मिला देते हैं, कहां मिला दें, यहां और यहां मिला दें, तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया आपस में बराबर है। लेकिन वही सेम चीज में हम पलट दें इसको, पलटने का मतलब अब इसको जो हम लंबाई को हम बेस मान रहे थे, हम इधर बेस बना ले इसको। वही सेम चीज देखिए यहां पे करिए ऐसे, कि अब इधर वाले ट्रायंगल बना ले इस वाले पे, देखिए वही सेम चीज आएगा। अब यहां पे देखिए अगर ये 90 है, ये भी 90 है, 90 है, इस बार ये बी जरूर है, इस बार ये लंबाई जो है ना, ये आपका हाइट का काम करेगा। यहाँ पे ये यहां से लेकर यहां तक 90 बनेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री अगर है तो इसका ये एल होगा, तो इसका भी एरिया वही आएगा, हाफ एल इंटू में बी। अब देखिए एल इंटू में बी लिख लीजिए या बी इंटू में एल लिख लीजिए, बात तो एक ही चीज होने वाली है। मतलब कि इससे ये पता चल गया आपको कि अगर यहां से आपको निकालना है, अगर ऐसा अगर कोई हमारे पास, अगर मान लीजिए यहां से यहां तक बना दे, जो इसका एरिया होगा, मान लीजिए इसका एरिया दिया है आपको ए स्क्वायर, ठीक है, इसका एरिया दिया ए स्क्वायर, और आपसे पूछा जाए इसका एरिया बताइए, तो यहां से लेकर यहां तक ब्लू वाला बताइए। अगर हमने बोला कि ब्लैक वाला एरिया जो है, ब्लैक वाला एरिया ए स्क्वायर है, तो ब्लू वाला जो कलर है उसका एरिया क्या होगा, तो दोनों के सेम ही होंगे, क्योंकि यहां भी एल इंटू बी ही बनेगा और यहां भी एल इंटू बी ही बनेगा। और यही वो क्वेश्चन था जो इसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि जो इसका एरिया हमारे पास आने वाला है, वही एरिया इधर से भी वही सेम ही बनेगा। और भी कहीं ट्रायंगल बना लीजिए ना इसमें, कहीं पे भी बस देखिए एल इंटू बी आना चाहिए बेस और हाइट में, तो वही तो इसके बराबर आ रहा है। बाकी और एपीडी के क्षेत्रफल के, एपीडी नहीं, कहां हो गया हमारे पास चतुर्भुज एपीडी, डी नहीं, इससे तो नहीं होगा। इसमें एक चीज और नोट कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास था, यहाँ पे जो क्वेश्चन था, इसमें आप जो देख रहे हैं ना, हाफ एल बी आ रहा है, यानी जो भी ये ट्रायंगल बनना है ना, इस चतुर्भुज का आधा आ रहा है। चतुर्भुज क्या आ रहा है, आधा आ रहा है, चतुर्भुज का आधा आ रहा है, ध्यान रखेंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, इतना समझ गए होंगे तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पीएमएन एक हमारे पास क्या है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज बना लेते हैं पहले। तो त्रिभुज हमारे पास, त्रिभुज का नाम क्या दिया हुआ है, पी है, एम है और एन है। फिर अगला लाइन क्वेश्चन में दिया गया है कोण P बराबर 76 है, ये वाला 76 दिया हुआ है। अच्छा, एम एन पे बाह्य कोण को समद्विभाजन एक दूसरे को बिंदु पे प्रतिच्छेदित करते हैं O पे, ठीक है, O तो दिया नहीं है लेकिन मान लेते हैं। बाह्य द्विभाजन क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है, जैसे अगर मैं इस लाइन को ऐसे बढ़ा दूं तो ये भी बाह्य कोण M का, और इसको भी मिला दूं तो ये भी बाह्य कोण होगा N का होगा। लेकिन जब इनका हम द्विभाजन करेंगे तो ये इधर भाग जाएगा, ये इधर भाग जाएगा,
ये कभी मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये मिलेंगे नहीं, यहाँ क्वेश्चन ने बोला मिले हैं, यानी कि इसमें क्या हुआ कि इस m पे एक और बनेगा, ये वाला मिलेगा, इसी को जब इधर बढ़ा देंगे इधर, और इस वाले को लाइन को इधर बढ़ा देंगे इस वाला, तो ये कहीं ना कहीं तो जाके मिल जाएगा। देखिए यहाँ नीचे थोड़ा जगह कम हो रहा है, तो हम मान लेते हैं यहाँ O पे मिलते हैं, और इसी की वैल्यू आपसे पूछी गई MON का। अब ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये होता है 90 माइनस में अपोजिट जो एंगल होता है, जैसे P है तो P/2 का आधा होगा, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 90 माइनस 76/2, 90 माइनस में 38 ही होगा ना, 38 दूना 6, ठीक है, तो लास्ट में 2 वाला कौन सा, 52 वाला, तो 52 हमारे पास क्या होगा, आपका आंसर होगा। अब इसमें कुछ चीजें आपको जाननी चाहिए जो आगे आपको हेल्प करेंगी। ये हमारा क्या है, एंगल बाई सेक्टर की एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल के अंदर में। एंगल बाई सेक्टर जो होते हैं इसमें 5 तरीके के हमारे पास वो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला केस नंबर 1 कि अगर हमारे पास एंगल बाई सेक्टर की बात हो रही है और हमने क्या किया कि इसका एंगल बाई सेक्टर इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर, जब अंदर में काटेगा तो इसको बोलते हैं आंतरिक कोण द्विभाजन। ये वाला अगर O है तो अगर इस O की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे O की वैल्यू चाहिए या हम बोल सकते हैं BOC की वैल्यू चाहिए अगर हमको, तो यहाँ पे ये क्या होगा 90 प्लस हमारे पास ये क्या उड़ता हुआ आ गया, तो खुद से ही लिख डालेगा। चलिए तो 90 प्लस A/2 हो गया, यहाँ पे 90 प्लस A/2 हमारे पास क्या होगा, ये हो गया सबसे सीधा वाला कॉमन वाला। दूसरा हमने क्या बताया था कि अगर ये बाह्य कोण जब मिलते हैं तो बाह्य कोण ये नीचे वाला ही मिलते हैं, ठीक है, बाह्य कोण नीचे वाला ही मिलते हैं, और ये नीचे जाके मान लीजिए O पे मिल गए या कहीं पे मिल गए, ये वाला A अगर है तो ये वाला 90 माइनस A/2 होता है। अंदर वाले में प्लस और बाहर वाले में क्या होता है, माइनस होता है। और ये जो पॉइंट होता है जहां मिलते हैं ना, इसको हम बोलते हैं एक्स सेंटर। इससे क्वेश्चन तो शायद नहीं पूछा जाता आपके एग्जाम में, इसको बोलते हैं बाह्य केंद्र। एक ऐसा भी केंद्र होता है जो त्रिभुज के बाहर होता है, उसको बाह्य केंद्र बोलते हैं। और इसको भी अगर आप मिलाएंगे ना तो इस पर एक सर्कल बनता है जो इसको टच करता है, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर में, उनके रेडियस, उनके अंतर त्रिज्या, बहुत पॉसिबिलिटी है। ये 2 केस तो आपने यहाँ पे देखा हमारे पास। फिर हम बात करते हैं इसके आगे इंपॉर्टेंट केस। कभी कभी इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले, मान लीजिए इस बार आप गए एग्जाम देने, आपको कुछ नया दे दिया, बोला इसका इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर ले लीजिए। अब एंगल बाई सेक्टर का मतलब भी समझिएगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर होने चाहिए। और एक बोला कि इसका बाहर वाला ले लीजिए, इसका इंटीरियर बाई सेक्टर, तो ये वाला अगर मान लीजिए थीटा होता है तो ये वाला 2 थीटा होता है, ये इसका डबल होता है, ठीक है। तो अब जैसे एंगल बाई सेक्टर का मतलब ये वाला बराबर बराबर मान लीजिए, इसको बराबर मान लीजिए, तो एक बाहर वाला कोण है, एक अंदर वाला कोण है, तो ये जो एंगल बनेगा इसका डबल बन जाता है। इसका यूज हम सर्कल में भी कहीं ना कहीं करते हैं, वो आगे समझेंगे हम लोग। तो एक केस ये बन गया। एक और सबसे इंपॉर्टेंट केस है जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में आता है, कि अगर आप एंगल बाई सेक्टर बनाते हैं, एंगल बाई सेक्टर मान लीजिए, एंगल बाई सेक्टर मतलब ये कोण और ये कोण हमारे पास बराबर है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, इस केस में हमारे पास क्या होने वाला है, अब इसको तो पकड़ना ही पड़ेगा मुझे, नहीं तो क्लास में पढ़ाने ही नहीं देगा। तो अब देखिए यहां पे हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारे पास ये रेशियो एंगल बाई सेक्टर है, तो इसमें अगर मान लीजिए ए है, ये बी है, और ये एक्स है, ये वाई है, तो इनका अनुपात बराबर होता है, A/B बराबर X/Y। तो कभी कभी क्या होगा कि इसमें ये डेटा दिया रहेगा आपको अनुपात, और इसका पूरी वैल्यू दिया रहेगा, तो उसी अनुपात में इन दोनों को अलग अलग बांट सकते हैं। इसमें बहुत सारे, इसमें और भी बनते हैं। अगर ये एंगल बाई सेक्टर मान लीजिए बाहर की तरफ बनेगा तो भी वही रेशियो बनता है, सेम रेशियो, अलग नहीं आता है। और केसेस देखना चाहे तो इसमें देख सकते हैं, एक हाइट हो, एक एंगल बाई सेक्टर हो, ये वाला हाइट है, ये वाला एंगल बाई सेक्टर है। एंगल बाई सेक्टर मतलब जो कोण को भागे, और ये हाइट जो है 90 डिग्री बना, इनके बीच का कोण अगर मान लीजिए थीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो इस थीटा की वैल्यू हमेशा अल्फा माइनस बीटा/2 होती है। ये मॉड में रहता है, मॉड का मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है। ये भी हो सकता है, और केसेस बन सकते हैं, इतना सफिशियंट अभी के लिए फिलहाल में आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। XYZ में भुजा XY 12 सेंटीमीटर। तो पहले तो त्रिभुज बना लीजिए XYZ। ये समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? ऐसा अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो और भी डिटेल में बताया जा सकता है कि XYZ हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें XY की वैल्यू 12 दिया हुआ है और YZ की वैल्यू 15 दिया हुआ है, कोण Y दिया हुआ है 120 दिया हुआ है। आपसे XZ पूछा गया, मान लीजिए इसका नाम हम X मान लेते हैं, ये X आपसे पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं रेलवे ग्रुप डी में पहले कभी आया होगा कि नहीं आया होगा। ये होता है कोसाइन रूल, एक होता है हमारे पास, जैसे साइन रूल होता है वैसे कोसाइन रूल का भी हम लोग प्रूव करते हैं, और उसी कोसाइन रूल से हमारा हीरोन फार्मूला भी बनता है। उसी कोसाइन रूल से बहुत सारे थ्योरम प्रूव होते हैं आपके, जैसे स्टीवर्ट थ्योरम जो निकलते हैं हमारे पास ज्योमेट्री के अंदर में, बहुत सारे थ्योरम कोसाइन रूल का हेल्प से बनता है, बहुत सारे फार्मूले भी बनते हैं। तो यहाँ पे कोसाइन रूल नहीं पढ़ने वाले हम लोग, यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कोसाइन रूल का एप्लीकेशन, कि जो भी भुजा हमको निकालनी होती है, अगर मान लीजिए 2 भुजा और एक कोण दिया है और एक भुजा पूछी गई, तो जो भी भुजा निकालनी गई हो x², अब उसके सामने जो भुजा बची हुई, जैसे ये हो गया 12 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 2,
ए और बी जो भी होगा ये हमारे पास 2ab मतलब हमारे पास कितना हो गया 12 गुणे में 15। मैं इसका फार्मूला भी लिख दूंगा अलग से। और साथ में ये कॉस के साथ ये डिग्री आता है, कॉस के साथ, इसीलिए तो कोसाइन रूल होता है। अब यहां से आंसर तो आप निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। 144 थोड़ा लिखते हैं हम लोग 225 और प्लस में हमारे पास, सॉरी यहाँ थोड़ा माइनस लिख दिया मैंने, प्लस लिख दिया, ये माइनस होता है, ठीक है, ये माइनस होता है। फार्मूला लिखेंगे तभी ध्यान दे देंगे हम लोग। 12 गुणे 15 180 गुना 360 हो गया। ये हमारे पास कितना आ गया माइनस में 360 गुणे में, ये इसकी वैल्यू होती है -1/2, तो ये इससे कट जाएगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, ये माइनस इसको प्लस बना देगा। अब यहाँ पे देखिए कितना बन रहा है हमारे पास, 0 है, 5 और 4 9 आ जाएगा, 8 2 10 और 4 14 आ जाएगा, और 1 2 3 4 5 आ जाएगा। ये रूट में आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है। इसको किससे काट सकते हैं, 9 कट जाएगा, 5 4 9, 9 कटने वाला, मतलब इसके अंदर में 9 जरूर आने वाला है। 9 से काट लीजिए, 9 6 54 61 आ जाएगा, ये 3 रूट में 61 बन जाएगा। 3 रूट में 61 यानी पहला वाला आंसर होगा। अब कोसाइन रूल को मैं एक बार लिख देता हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, अगर जिनको कोसाइन रूल के बारे में नहीं, जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है। ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा को हम बी मानते हैं और सी के सामने वाली भुजा को सी मानते हैं। तो अगर मान लीजिए हमको ए की वैल्यू निकालनी है, ए स्क्वायर की, तो जो ये बचे हुए भुजा होंगे ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में 2, इन्हीं के साथ ये बी सी, लेकिन इसमें कोड जो होगा ना ए वाला होगा, इसके सामने वाला होगा, यानी कॉस ए होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमको बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होती तो बी स्क्वायर के सामने ये दोनों भुजाएं हैं कौन से, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में 2ca, और कॉस कौन सा आएगा, जैसे जो बी वाला है वो वाला आएगा, कॉस बी आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे आप सी स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं, जिसका भी चाहिए वो सेम इस तरीके से बना सकते हैं कोसाइन रूल के अंदर में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। दो त्रिभुज हैं एबीसी है और एक्स वाई जेड को संदर्भ में लीजिए। त्रिभुज एबीसी के आधार 21 सेंटीमीटर है, अन्य दो भुजाएं भी दिया हुआ, थोड़ा छोटा बना लेते हैं, हो सकता है क्वेश्चन छोटा हो। तो आधार कितना दिया है 21 दिया हुआ है, और दो भुजाएं, एक को 10 और एक 17 मान लीजिए। फिर क्वेश्चन में क्या बोला, एक इसका नाम एबीसी है। फिर एक और त्रिभुज दिया था एक्स वाई जेड, हमारे पास एक्स है, वाई है और जेड है। एक्स वाई जेड का जो आधार है त्रिभुज एबीसी के आधार का 2/3, इसका 2/3, इसका 2/3 कर देंगे तो ये निकल जाएगा 2/3। तो 3 से 7 गुणे 2, 3 7 गुणे 2 14 इसका आधार हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई भी दिया है, इसकी ऊंचाई 5 दिया हुआ है, तो इसका एरिया तो निकाल सकते हैं, लेकिन पूछा क्या है, त्रिभुज एबीसी और एक्स वाई जेड के क्षेत्रफल का योग। तो इसका एरिया तो देखिए ऐसे निकल गया, हाफ 14 गुणे में 5, ये 70 यानी कि 35 आ जाएगा। अब ये 35, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है कि सीधा निकाल दें। तो फिर से बात आता है हीरोन फार्मूला, कैसे लगाएंगे मेंटली में एरिया, इसका जल्दी लगाना तो पहले जोड़िए इनको। ये वाला 10 31 हो गया, 31 और 17 48, 48 का आधा 24, ये हो गया सेमी पेरीमीटर। 24 में इसे एक बार 10 घटा लेंगे तो 14 आ जाएगा। 24 में एक बार 17 घटा लेंगे तो 3 और 4 7 आ जाएगा। 24 में एक बार 21 घटा लेंगे 3 आ जाएगा। देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे देखिए 7 और 2 बन रहा है, ये 7 और 3 है। इसमें क्या निकाल सकते हैं, इसमें हम निकाल सकते हैं 4 निकाल सकते हैं और 6 को अलग कर लीजिए। तो देखिए 7, ये वाला 7, ये वाला 7 बाहर आ गया, और यहां से 4 वाला एक 2 आ जाएगा बाहर, इसको भी बाहर कर लिया हमने। 6 दूना 12, यहाँ 36, एक 6 भी बाहर आ जाएगा। 6 दूना 12 और 7 84, तो इसका एरिया 84 है और इस वाले का 35 था, दोनों को जोड़ लीजिए, 5 4 9 8 3 11, 119 वाला क्या होगा आपका 119। आंसर नीचे दिख रहा होगा, 119 इसका आंसर है, ठीक है, इसमें विजिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रिभुज के बारे में सत्य नहीं है, ये आपसे पूछा गया। तो पढ़ते हैं इसको, देखते हैं क्या दिया गया इसमें। किसी दिए गए क्षेत्रफल के लिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप सबसे कम होता है। और दूसरा क्या दिया, 50 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ओके, ऐसे समकोण त्रिभुज होते हैं जिनकी भुजाओं की लंबाई 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ये तो सही है। यदि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 4 है तो उसके क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई से कम होगा। अब इसमें तो सबको एक बार हम लोग प्रूव करके देखते हैं किसमें किसमें पॉसिबल है, ठीक है। अब जैसे कुछ चीजें तो कॉमन थी जो मैंने देख लिया, बाकी हमको प्रूव करना होगा। देखिए एक समकोण त्रिभुज है जिनकी भुजाएं क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो ये तो सही है क्योंकि 3 4 5 ही हमको एक दिख जाता है, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं होती है, तो ये वाला तो हमारे पास सही है। पहले पॉइंट पे चलते हैं। किसी दिए गए क्षेत्रफल के लिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप सबसे कम होता है, और सेम एरिया अगर रहे तो, सेम एरिया रहे तो हमारे पास बोला था। समबाहु त्रिभुज में अगर मैं बात करूं, अगर कोई भी एक ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए 6 6 ले लेते हैं, तो ये हमारे पास 18 हो जाएगा, ठीक है। और इसका एरिया की बात करेंगे तो √3/4 36 है, 9√3 हमारे पास बन जाएगा। अगर यही सेम चीज हम दूसरे अगर हम त्रिभुज के लिए ले लेते हैं, त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल हमारे पास यही सेम रहना चाहिए,
तो उसके हिसाब से मैं अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना लूँ या फिर किसी और बना लूँ, तो ये भी तो पॉसिबल। परिमाप सबसे कम होता है 6, मिक्स मिनिमम वैल्यू हमारे पास और मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से। तो P1 P2 और P3 का रिलेशन निकाल लेते हैं परिमाप में, अगर तीनों को जोड़ते हैं हम लोग। तो भुजाएं A प्लस बी प्लस सी, और साथ में हमारे पास कोई और भुजा ले लेते हैं A, और दोनों हमारे पास हो जाएंगे। तो सबसे कम होगा, परिमाप सबसे कम होगा तीनों भुजाएं। देखो तीनों का परिमाप की अगर मैं बात करूँ ना, तो मेरे हिसाब से ये पहला वाला ही गलत है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो A प्लस बी प्लस सी एक तरफ हमारे पास है, और एक तरफ हमारे पास क्या है, A प्लस ए। ये तो हमको मैक्सिमम देना चाहिए। हमारे पास क्या देना चाहिए, जब हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो इन दोनों में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू की तलाश करते हैं। ठीक है, बाकी एक बार और भी हम चेक करते हैं कि और भी तो कोई आंसर नहीं है। 50 वर्ग इकाई वाले क्षेत्रफल वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर है। एक बार चेक कर लेते हैं, चेक करने में ये ए है, ये भी ए होता है, तो हाफ ए स्क्वायर की वैल्यू 50 दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला, एक भुजा की लंबाई 8 इकाई है, तो एक बार चेक करते हैं इसमें। तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 100 हो जाएगी, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो अगर ये 10 है मान लीजिए और ये 10 है, तो ये वाला 10 रूट में हमारे पास 2 आ जाएगा, नहीं तो इसमें 8 नहीं होगा, तो ये वाला सत्य नहीं है। तो पहला वाला ही हमने क्या कर दिया, देखिए ये इस वाले में तो कम हो गया, इसको तो सही कर लेते हैं, ये वाला हमारे पास गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास राइट आंसर होगा। लेकिन इस वाले को मैं एक बार और चेक करके बताऊंगा कि इसमें और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, फिलहाल में इसमें अभी डाउटफुल है, तो बाकी हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। बाकी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में आर और एस के समद्विबाहु त्रिभुज बिंदु टी पे मिलते हैं। ये भी एक अच्छा प्रॉपर्टी है, एक अच्छा थ्योरम है, जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे। 24, 25, 26 आप सभी में देखेंगे ना, तो हर जगह क्वेश्चन इस पे आपको दिखाई देंगे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या कि अगर मैं त्रिभुज पी क्यू आर एस कुछ भी बना लेता हूं, चतुर्भुज है तो कैसे भी बना लीजिए, आपकी मर्जी के ऊपर है। पी है, क्यू है, आर है और एस है। प्रॉपर्टी तो नहीं प्रूव करेंगे हम लोग, बस यहाँ समझ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन ने बोला आर और एस के समद्विभाजक, यानी इसका और इसका कोण समद्विभाजक, इसका और इसका कोण समद्विभाजक टी पे मिलते हैं। ठीक है, टी पे मिलते हैं, तो अब क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दिया, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी समझ लीजिए। जो ये टी होता है ना, ये टी कोण टी जो होता है, ये हमेशा P प्लस क्यू का आधा होता है। यानी ये दोनों कोणों को जोड़ के अगर आधा करेंगे तो ये आता है हमारे पास टी। ये आपको जानने के लिए हो गया। बाकी इस क्वेश्चन में क्या दिया वो देख लीजिए। इसकी वैल्यू दिया 13.5, और हमारे पास इनका पी क्यू का अनुपात दिया, इसको मान लीजिए 4x है और इसको मान लीजिए 5x। अब हमको इन दोनों का जो योग का आधा होगा ना, जैसे देखिए 4, 5, 9, 9x का जो आधा होगा ना, वही 13.5 है। यही तो हमने सीखा था उसमें से। तो 9x की जो वैल्यू होगी हमारे पास, 9 ही दिया था ना हमारे पास, 4 और 5, तो 13 दूना 26, ये 27 हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 डिग्री आ जाएगा। और इनका अंतर ही पूछा गया है इसमें, देखिए कोण P और का कितना अंतर होगा, तो इसका अंतर तो x ही है, तो x की वैल्यू ही 3 है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, 3 डिग्री होने वाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कम से कम 20 बार तो आ चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा, आगे भी आपको मिल सकता है, दोबारा रिपीट हो सकता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा एक वर्ग की भुजा के बराबर है। समबाहु त्रिभुज, हम कुछ भी भुजा ले लेते हैं, जैसे हमको जो चाहिए वैल्यू हम ए भी ले लेते हैं। चलिए ए और ए, और क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक समबाहु त्रिभुज भुजा एक वर्ग की भुजा के बराबर है। भुजा ही तो बराबर है, तो ए यहाँ भी, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज वर्ग की भुजा के बराबर है। समबाहु त्रिभुज का परित्रिज्या और वर्ग की अंत त्रिज्या। परित्रिज्या अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, ये कितना होता है, ए बाई में √3 होता है। अंत त्रिज्या यानी इसके अंदर बना लेंगे, देखिए यहां से यहां तक ये a/2 होता है, बस अनुपात निकल गया a/2। तो ए से ए कट गया, ये 2 इधर चला जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। अगर आपको बेसिक जानकारी है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, चतुर्भुज में हमारे पास पी क्यू आर एस में बिंदु टी पे मिलते हैं, और ये वही क्वेश्चन है। देखिए तो अब जब क्वेश्चन सेम आ गया तो हमने तो यही चीज पढ़ा ना कि जो ये कोण होते हैं इनका जोड़ 8, 9, 17, 17x बटे में 2 की जो वैल्यू है, ये जो होगा ना इसका डबल कितना आएगा, 85। डबल करें क्यों, ऐसे देखिए पूरा ही लिख लेते हैं, बटे में 2 बराबर में क्या है, 42.5 है। ये 2 से गुणा होगा तो 17x की वैल्यू 85 आ जाएगी, और x की वैल्यू यहाँ से 5 डिग्री आ गया। पूछा क्या था, अंतर ही पूछा गया, तो x की वैल्यू 5 जो है वही अंतर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 8, 9 का अंतर एक ही होने वाला। अगर कुछ अंतर और होता तो उसको निकाल सकते थे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। एक समलंब का क्षेत्रफल 54 वर्ग इकाई है। समलंब क्या होता है, समलंब के बारे में थोड़ा सा करने से पहले या पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बारे में बताऊंगा क्या क्या चीज इसमें और चीज आपको ध्यान रखना चाहिए।
समलंब त्रिभुज के, जिसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं, इसमें दो भुजाएं समानांतर होती हैं और दो भुजाएं समानांतर नहीं होती हैं। तो ऐसे कोई भी आकृति बन जाए तो वो हमारे पास समलंब हो गया, ट्रेपेजियम बोला जाएगा। इसका एरिया दिया हुआ, समानांतर भुजाएं दी गई हैं कि ये वाला 3x+1 है और दूसरा वाला क्या दिया गया है, 2x+2 दिया हुआ हमारे पास। समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी दी गई है। बीच की दूरी हमेशा हाइट को ही हम डिनोट करते हैं, 3y दिया हुआ है। और x माइनस वाई की वैल्यू 1 भी दिया है। क्वेश्चन में एक डेटा दिया हो कि इसकी वैल्यू 1 है, इसका यूज करेंगे। भुजाओं का योगफल निकालना, मतलब किस कौन से भुजा, समानांतर भुजा, समानांतर ये दोनों, इन दोनों का योग निकालना है। तो इसका एरिया का फार्मूला होता है हाफ दोनों भुजाओं का योग इंटू में हाइट। देखिए 3 और 2 5x और +3 है, इंटू में हाइट हमारे पास क्या होगा, 3y होगा। इसकी वैल्यू 54 दिया है। 3 से काट लीजिए 18 बार में, ये 2 से गुणा हो जाएगा, इधर तो हमारे पास 36 आ गया। और यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, हाँ ठीक है, यहां तक हमारे पास वैल्यू मिल गई। तो इधर हमारे पास बच गया है 5x+3, अच्छा साथ में y भी है, और इधर में 3 तो हट गया था ना, ये 2 से गुणा होकर 36 हो गया है। अब इस y या x को किसी एक को तो रखना पड़ेगा। देखिए वैल्यू पुटिंग भी हम कर सकते हैं x y का, अगर आप मेंटली सोच पाए तो कर सकते हैं, नहीं तो आप y का मान यहां से उठा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, x का मान निकल जाएगा या y का मान निकल जाएगा। आप किसी एक का मान रख सकते हैं, या हम x का मान यार, चलिए मैं रखता हूँ, छोटी वैल्यू है, 1 का डिफरेंस है, 3 2 भी हो सकता था। सबसे छोटे शुरू करते हैं पहले, तो 5 3 15, 3 18, 2 36 हो जाएगा। x का मान 3 ले लें और y का मान 2 ले लें तो ये पॉसिबल है। देखिए 5 × 3 15 और 3 18, 2 36। बाकी आप चाहे तो क्वाड्रेटिक भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर। पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, एक्स वाई अगर हमारे पास आ गया, भुजाओं का योगफल कितना था, 3 2 5x + 3 था। x की वैल्यू 3 है, 5 3 15 और 3 18, 18 आपके पास क्या होने वाला है, इन दोनों भुजाओं का योग आने वाला। बाकी ट्रेपेजियम में थोड़ा सा चीजें और मैं बता देता हूं, जो चीज आपको आगे से पता होनी चाहिए। एक ऐसी आकृति, इसमें दो तरीके के ट्रेपेजियम भी होते हैं। एक ऐसा ट्रेपेजियम होता है ना जिसमें ये दोनों बराबर भी होते हैं, इसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोला जाता है। पहला तो आपको एरिया वाला पता होना चाहिए, अगर इनके बीच में हाइट दिया है तो जो इनका एरिया होता है वो हाफ a + b इंटू में h होता है। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इनके मध्य बिंदुओं को मिला दूं, जो मैंने शुरू में बताया था आपको, ये a है, ये b है, ये x है, तो x की वैल्यू a + b/2 होता है। तीसरा आपके पास जो इसमें ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है आपको, कि अगर कोई ट्रेपेजियम हमारे पास है, इनके डायगोनल के मध्य बिंदु को, अगर इन डायगोनल यहाँ है और इसका डायगोनल ये वाला डिविकल्ट, इसके मध्य बिंदु अगर मान लीजिए x है, ये a और b है, तो यहाँ x की वैल्यू a - b/2 होता है। ये मॉड कर लीजिएगा, क्योंकि जो बड़ा होगा छोटे में से घटा के आधा कर लेंगे। ये 3 तो होगा सबसे बेसिक जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं। बाकी मेंसुरेशन में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर बनती है। मेंसुरेशन के अंदर में अगर मैं इसको डायगोनल को ऐसे मिला दूं और बोलूं कि ये वाला समानांतर है, ये a है, ये b है, तो ये वाला एरिया a² होता है, ये वाला एरिया b² होता है, ये ab होता है, ये ab होता है। ये अनुपात है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। बाकी इसमें बहुत तरीके से और भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं ज्योमेट्री के अंदर में जाऊं तो डायगोनल के अंदर भी रिलेशन आते हैं, लेकिन वो पूछे नहीं जाएंगे, कॉमन क्वेश्चन ही आएगा, उतना ही समझना आपको। एक त्रिभुज XYZ में कोण x और -y और y - z और x - y का अच्छा इसका अनुपात पूछा गया है। तो x - y की वैल्यू तो दिया ही है क्वेश्चन में, ये 40 है, हमको z की वैल्यू निकालनी है। तो हमको एक चीज हमेशा पता होती है, क्या, x + y + z की वैल्यू 180 तो फिक्स है। अच्छा क्वेश्चन में हमारे पास x - y की वैल्यू दिया हुआ है 40, तो किसी एक में बना लेते हैं, सबको z बना लेते हैं। z बनाने के लिए क्या करेंगे, हम पहले हम क्या करते हैं, z यहाँ पे था ना, यहाँ y को z में करते हैं। सेम y की वैल्यू यहाँ से करेंगे तो 25 + z आएगा। देखिए ये इधर आ गया, तो y की जगह हमने रख दिया 25 + z और प्लस एक z पहले से था। चलिए अब x को भी z बनाते हैं, तो यहाँ पहले y बनाना पड़ेगा। x की वैल्यू रखेंगे तो y + 40 होगा, और इस y की जगह पे ये फिर से रख देंगे हम 25 + z, तो ये हमारे पास 25 और ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 65 + z, या इसकी वैल्यू आ जाएगी 65 + z। अब देखिए z कितने बार है, 3 बार है, 3z हो गया। अब इनको घटा लीजिए, इनको घटा लेंगे, ये वाली वैल्यू 90 है, 90 में से 180 चला गया, 90 ही आएगा, और z का मान हमारे पास 30 आने वाला है। तो ये 40 दिया था, इसका मान 30 है, तो इनका अनुपात क्या होगा, 3 और 4 का। ये बेसिक क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से आप इक्वेशन को सॉल्व करके XYZ का मान निकालना, वैल्यू पुटिंग भी काम कर सकते हैं, कॉमन तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिएगा, त्रिभुज ABC में बिंदु D पे BD AC है, BD लंब है AC का। पहले तो त्रिभुज ABC बनाते हैं, त्रिभुज ABC बना लीजिए, किसी भी तरफ नाम लिख लीजिए, त्रिभुज A B और C। फिर क्या दिया गया है, फिर क्वेश्चन में बोला जो कि बिंदु D है, BD AC पे लंब है, यानी यहां से एक D हमारे पास गया है, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री कर रहा है, ठीक है, और D यहाँ पे है। DBC का मान 71 है, D B और C यानी कि बीच वाले का एंगल लिखते हैं हम लोग 71 डिग्री।
बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है, बीसी, बीसी कहां पे, यहां पे है, बीसी पे एक बिंदु इस प्रकार है, कौन सा बिंदु है, ई, तो ई कहीं भी बना लीजिए, यहाँ पे ई है और यहाँ पे ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। ई बिंदु इस प्रकार है कि सी ए ई का मान 57 है, सी ए ई का मान ये वाला 57 है। अच्छा हो गया ये हमारे पास। ए ई बी का मान निकालना है, कहाँ है, ए ई बी, इसका मान निकालना है। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, देखिए बहुत इजी सा है, इसमें तो कुछ है नहीं, बस हमने बनाने में टाइम वेस्ट कर दिया। ये 90 है, ये 57 है, तो इस वाले कोड की वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग। देखिए ये वाला कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा, 33 ही आएगा ना, 3 जोड़ देंगे और 6 3 90, तो ये वाला 180 बन गया। अब ये कोड सबको पता है कि ये वाला कोड बराबर, अगर ये 33 तो ये वाला भी 33। अब ये 33 है, ये हमारे पास 71, तो क्या ये नहीं निकल पाएगा, ये भी तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों कोडों को कितना होता है 180, इनको जोड़ लीजिए, ये 4 है और 10 104 है, तो बचा ये वाला कितना 76 बच गया। तो 76 आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा इजी क्वेश्चन। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं हमारे पास इस अनुपात में है और इसका परिमाप दिया गया है। ये आप खुद से करेंगे, हीरोन फार्मूला लग जाएगा इसमें, ट्रिपलेट तो नहीं दिख रहा है, तो अब इन सभी को जोड़ के जो आएगा वो हमारे पास क्या होगा, परिमाप के बराबर है। वहां से भुजाएं निकाल लेंगे, लगाना यही वाला फार्मूला है, एस एस माइनस है, कैलकुलेशन तो है इसमें, ठीक है, तो इसको तो करना होगा। बाकी आप इसमें बाद में आप इसमें डिविजिबिलिटी रूल, मल्टीप्लीकेशन, ये सब चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको इसी तरीके से करना है, थोड़ा सा टाइम आप देके इसमें कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप इनको जोड़िए, इसके बराबर 5 16 है, थोड़ा कैलकुलेशन बाहर आएगा रूट से, तो डिविजिबिलिटी रूल लगा के आप चेक कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं अपना। चलिए बाकी नेक्स्ट करते हैं हम लोग, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे हम लोग। त्रिभुज एम एन आर में यदि भुजा एम एन और एम आर पी और क्यू तक बढ़ाया जाता है, एक बार बढ़ाते हैं इसको। त्रिभुज हमारे पास है, एम है, एन है और आर है, किसको बढ़ाया जा रहा है, एम एन और एम आर को, एम एन को बढ़ा देते हैं, एम एन को बढ़ा दिया गया और एम आर को बढ़ा दिया गया, ठीक है, ये तो बढ़ गया। पी और क्यू तक हुआ है, पी और क्यू तक, पी एन आर और क्यू एन आर, पी एन आर कहाँ पे है, पी एन आर ये वाला हमारे पास, और ये अच्छी, तो वही क्वेश्चन हो गया, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये दोनों मिल जाते हैं और कहाँ मिलते हैं, एक्स पे मिलते हैं, और इसकी वैल्यू 75 दिया हुआ है, तो ये वाला वैल्यू का 2 गुना पूछा गया है। तो पहले ये कैसे निकलेगा, देखिए ये वाली वैल्यू क्या होती है, ये वाली जो वैल्यू होती है हमने बताया था ना, ये होता है 90 माइनस में m/2, यानी जो भी इसके अपोजिट एंगल होगा उसकी वैल्यू 75 है। तो यहां से m/2 की जो वैल्यू निकाल लेंगे, 15 आ गया, तो m की वैल्यू हमारे पास 30 आ जाएगी। अब 30 आ गया, आपसे 2m पूछा गया, तो 2 गुणे 30 कर लेंगे, आंसर 60 आ जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन था, वही एंगल बाइसेक्टर वाला, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर वाला। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है और समान भुजा आधार की लंबाई 12 इकाई है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है हमारे पास कि 2 भुजाएं हमारे पास बराबर होती है, जैसे ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, और क्या दिया गया है, आधार दिया है 12। समद्विबाहु त्रिभुज की सबसे खास और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप सभी लोगों को समझना है, क्योंकि बिना इससे काम नहीं होने वाला, कि कभी भी समद्विबाहु त्रिभुज में आप हाइट बनाते हैं ऐसे, तो हाइट बनाते ही ये हाइट ही आपका मीडियन का काम करती है, यही एंगल बाइसेक्टर का भी काम करती है, और यही शीर्षलंब का भी काम करती है, मतलब ये सारे के सारे इस परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर का भी काम करती है, जैसे तो सर्कमसेंटर से बनता है। तो इसका मतलब ये बराबर बराबर हो जाएगा, तो ये 6 आ गया, ये 6 आ गया, पहला चीज तो आ गया। इसकी हाइट आप क्या निकाल सकते हैं, क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हाफ बेस कितना है, 12 है, और हाइट बराबर में 48 दिया हुआ था, तो इससे 6 बार में यानी h की वैल्यू 8 आ गई, ये 8 आ गया। अब इसको 8 लिख दिया हमने। अगर ये 6 है, ये 8 है, तो ये वाला 10 हो जाएगा, ये भी 6 है, 8 है, तो 10 हो जाएगा, क्योंकि ये मीडियन भी था और साथ में। बाकी पूछा क्या गया क्वेश्चन में, त्रिभुज का परिमाप 10 और 10 20, 10 30, 2 32, 32 आपका क्या होगा, परिमाप होगा। बाकी और भी कुछ पूछा था तो निकाल देंगे। बाकी ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, हमेशा समद्विबाहु त्रिभुज में जो दोनों भुजाएं बराबर होती है उसके बीच से लाइन जो खींचते हैं ना, वही इसको मीडियन में बना देती है, यही एंगल बाइसेक्टर। एक कोड भी निकाल सकते हैं, ये कोड इसके बराबर, ये वाला कोड इसके बराबर, तो बचा हुआ कोड अपने आप बराबर, यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम भी होते हैं, यानी एरिया में बराबर होते हैं। यहां से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है और इससे कई सारी सर्कल की सारी प्रॉपर्टी प्रूव होती हैं। अगर सर्कल में जितने भी आप प्रॉपर्टी देखते हैं अच्छे वाले, वो कहीं ना कहीं इसी त्रिभुज का देन है और इससे रिलेटेड है। इससे चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं बता दूं कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, और इस पे हमने संपूर्ण बैच की फीस जो थी वो कर दिया था सभी ग्रुप डी के स्टूडेंट के लिए 49 रुपीज। लेकिन अब ये इसका लास्ट टाइम है, मतलब कि अब ये आज रात तक यानी कि लगभग 24 घंटे तक आपके पास ये
ये प्राइस में आपको ये बैच मिलने वाला है, उसके बाद ये हट जाएगा। जिनको भी अपने स्पीड को 10 गुना तेज करना है, जिनका अभी ग्रुप डी का एग्जाम है, आगे कोई भी एग्जाम अगर आपको देना है रेलवे का और वो चाहते हैं, अगर जिनको ग्रुप डी का देना है ना, मैं बस इतना बता सकता हूं कि अगर आपके पास ये एनटीपीसी वाला, ग्रुप डी वाला और टेक्नीशियन और इसके, और इसमें ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े जो वीडियो आपको बनाए गए हैं टॉप क्वेश्चन के हर टाइप के, उन क्वेश्चनों को पढ़ के आप 100% स्कोर कर सकते हैं। कोई भी नया क्वेश्चन नहीं आ रहा, सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एनालिसिस हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जिससे कि आपको आइडिया लग जाए किस टाइप का आ रहा है, पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है, फिक्स हो जाता है कि हाँ यही वाला टाइप पढ़ लेके जाते हैं। तो उसमें से अगर 10-12 क्वेश्चन भी सेम रिपीट हो गया आपका सेम जैसा, तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है और टाइम कम लगता है। तो ये 24 घंटे तक आपका ऑफर रहने वाला है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। और उसके बाद ये प्राइस जो इसकी मिनिमम जो प्राइस थी पहले 222 रुपए, वही प्राइस में आपको मिलेगी आगे से चल के। नेक्स्ट और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक समकोण त्रिभुज, आखिर में आपको लास्ट में समकोण त्रिभुज मिल ही गया। और कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पूरे ज्योमेट्री में। अगर देखा जाए तो बहुत जगहों पे इसका रोल प्ले होता है, अलग अलग जगहों पे। समकोण त्रिभुज मतलब एक एंगल 90 डिग्री होगा, पहला चीज तो। और बी पे समकोण, इसलिए बी से यहां शुरू करते हैं। अब ए बी कहीं भी लिख दीजिए आप, ए और सी को, ठीक है। ए बी की वैल्यू 8 दिया है, ये 8 हो गया। और क्या दिया क्वेश्चन है, एक रेखा एओ खींची गई जो बीसी पे इस प्रकार मिलती है। एओ एक रेखा खींची गई जो बीसी पे हमारे पास इस प्रकार मिलती है कि एओ बराबर ओसी है। मतलब एओ बराबर ओसी, अगर ये 10 है तो ये वाला भी 10 होगा, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। चलिए ठीक है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत कॉमन सा सेंस है, देखिए 8 10, तो ये वाला कितना होगा, 6 होगा। ये निकाल सकते हैं ना ट्रिपलेट से। पूरे का एरिया पूछा गया तो हाफ। अब जो बेस है ना इतना नहीं है, पूरा है 16 और गुणे में 8 है, तो बस हो गया आंसर 64। ये 2 से 8 बार में कट जाएगा और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 64। 64 आपका आंसर होगा। अब समकोण त्रिभुज आ गया तो कुछ चीजें मैं बता देता हूं जिसपे आपको क्वेश्चन आपको आगे मिल सकते हैं। समकोण त्रिभुज अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला ए बी सी और ये 90 डिग्री है। अगर इसकी अंत त्रिज्या पूछी जाए आर के बारे में, और ये P है, ये B है और ये H है, तो ये हमारे पास R की वैल्यू P + B - H/2 होता है। और कैपिटल R पूछा जाए, जब इसके ऊपर में सर्कल बन जाएगा यहां से यहां तक, तो ये हाइपोटेनस बाई 2 यानी कर्ण का आधा होता है। ये दो चीजें तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी से रिलेटेड आप एक चीज और समझ सकते हैं, इनके बीच में एक रिलेशन बना। जैसे यहाँ H/2 दिख रहा है, यहाँ H/2 दिख रहा है, तो इसके जगह पे R लिख सकते हैं। तो यहां बन जाता है हमारे पास R + कैपिटल R बराबर P + B/2। एक रिलेशन ये बनता है हमारे पास। दूसरा और रिलेशन बनना चाहिए तो डेल्टा बराबर, जो त्रिभुज का एरिया निकालना हो तो ये R² बराबर में 2 कैपिटल R और स्मॉल R, ये भी बनता है। इससे अगर आ गया तो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये दोनों तो आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक हो गई। इसके अलावा ये हो गया सर्कल से रिलेटेड। इसके अलावा इसमें साइड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इधर से A है, B है और C है, और हमने बोला कि ये वाली वैल्यू यहां से 90 डिग्री बना दिया जाए, इसका मान x है, और ये हमारे पास P था, ये B था, ये H था। इस x का जो मान है ना हमारे पास क्या होता है, PB/H होता है, पहला ये ध्यान रखिएगा। अगर सपोज करिए कि हमको ये भी दे दिया हो, यहाँ पे कहीं अगर A दे दिया हो और ये वाला B दे दिया हो, अगर दिया होगा तो x का मान हमारे पास √AB से भी निकलता है, ये भी x का मान निकालता है हमारे पास। ये दो चीज समझ सकते हैं। बाकी तो पढ़ना चाहेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल भी 1-2 घंटे की अलग से क्लास होती है, जो आपको फाउंडेशन क्लासेस में सिखाया जाता है कि इसमें क्या क्या चीजें आप और भी जान सकते हैं इसके बारे में। 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में भुजाओं का केंद्रक जी है। तो केंद्रक जी दिया है, केंद्रक ही देखिए, अब समबाहु त्रिभुज आ गया तो जो केंद्रक है वही इन सेंटर भी है, वही सरकम सेंटर भी है, वही आर्थो सेंटर भी है। क्योंकि जहां सेंटर होता है समबाहु त्रिभुज में, ये भुजाएं जब बराबर होती हैं तो केंद्रक मतलब सेंटर जो होते हैं सभी सेंटर एक ही बिंदु पे मिलते हैं। फिर क्या बोला गया है, केंद्रक जी से लंबवत दूरियों का योग। लंबवत दूरी भुजा पे होनी चाहिए, देखिए यहां से लंबवत दूरी, यहां से लंबवत दूरी और यहां से लंबवत दूरी। अब ये सेंटर है तो देखिए हमको हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, इसलिए आसान होगा कि ये जो अंत त्रिज्या का भी तो काम यही करता है। यानी ये R है, ये R है, ये R है, मतलब हमको 3R निकालना है। और R की वैल्यू होती है A/2√3 अंत त्रिज्या की। A की वैल्यू 18 दिया है, 2√3 से बस हो गया आंसर आपका। 2 से 9 बार में 9 ही है, 9 × 3 27 बटे में √3 है। अब इसको थोड़ा चाहें तो ऊपर नीचे √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आसान बना सकते हैं आप। 9√3 आंसर हो जाएगा, 9√3 आपका आंसर हो जाएगा। तो इजी है। अंत त्रिज्या हमने पढ़ी लिया है एक बार। एक त्रिभुज की अंत त्रिज्या दी है और इसके भुजाओं के लंबाई का योग दिया है, पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर दिया 60, अंत त्रिज्या दिया हमारे पास 8। एक चीज बताया था मैंने, डेल्टा बराबर जो होता है R × S होता है, ये सभी ट्रायंगल में काम करता है। R की वैल्यू 8 है, लेकिन S की वैल्यू ना इसका आधा होगा।
तो कितना होगा 30 होगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, 240 यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं, निम्नलिखित में से संख्याओं में कौन सा समूह त्रिभुज बना सकता है, त्रिभुज बना सकता है। त्रिभुज बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है कि तीन भुजा में कोई भी एक भुजा ले, मान लीजिए हमारे पास ए है, बी है, सी है, कोई भी एक भुजा ले लिया, तो जो दो भुजाओं का योग होगा उससे बड़ा होना चाहिए और जो दोनों का अंतर होगा उससे छोटा होना चाहिए, बस इतना ही करना होता है। ये बेसिक जब हम लोग पढ़ते हैं स्टार्टिंग ट्रायंगल उसमें आपको सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 8 ले लिया, तो 8 से बड़ा क्या होना चाहिए 10 2 12, ये तो सही है। इन दोनों का अंतर जो हमारे पास है वो कितना है 8 है, तो क्या इससे ये बड़ा है, नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया। ऐसे दूसरे वाले में देखा हमने 9 ले लिया, तो यहाँ पे 8 4 12 है, ये तो ठीक है। इनका अंतर देखिए, इनका अंतर 4 है, ये वाला फॉलो कर गया, बन गया ट्रायंगल इससे। बाकी आप चाहें तो सबको चेक कर सकते हैं और कुछ करना नहीं है। चतुर्भुज हमारे पास IJKL है, बना लेते हैं। I है, J है, सारा का सारा पढ़ के ही जाना है आपको, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में आपको पढ़ने में भूल ही जाएंगे आप सभी लोग। 45 है, ये 24 है, और इसका एंगल, अच्छा ये तो अभी पढ़ा था हमने ना, इसका एंगल बाई सेक्टर की बात करेंगे तो हमने एक बार इन दोनों का योग यानी कि 35 + 24 का आधा हो जाएगा, तो एक 17.5 हो गया और एक हमारे पास 12 हो गया, तो 29.5 हो गया। ऑप्शन में 29.5 नहीं दिया, तो ये शायद इसमें टाइपिंग में गलती हुआ होगा, हो सकता है ये वाला आंसर ऐसा लिखा हो, ठीक है, तो यही होगा। तो लगा तो हम लोग पढ़ ही लिए इसके कॉन्सेप्ट को, तो इसमें ज्यादा नहीं समझना है। एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल हमारे पास क्या है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसके आधार के संगत शीर्षलंब और आधार की लंबाई 2/3 है, तो बेसिक क्वेश्चन है भाई, आधार का जो लंब है, ये क्वेश्चन में क्या बोला, इसके आधार की संगत शीर्षलंब आधार की लंबाई की 2/3 है। 2/3 का मतलब अगर इसको 3 मान लेते हैं, 3x मान लीजिए, तो ये वाला 2x होगा। इसका एरिया क्या हो जाएगा हाफ, 3 दूना 6x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 84, 2 से 3 बार x स्क्वायर की वैल्यू, सही तो किया ना, 6 14, अच्छा रूट में ही आ रहा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√7 आ जाएगा। अच्छा ये तो हो गया x का मान, पूछा क्या है आधार की लंबाई, आधार की लंबाई तो 3x है ना, तो 3 से गुणा कर लेते हैं, 3 दूना 6√7 आ जाएगा, 6√7 आ जाएगा, 6√7 ऑप्शन नंबर डी है ना, 3 दूना 6√7 हो गया, ठीक है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 61.5 है, इसकी एक भुजा दिया हुआ है, सम्मुख शीर्ष में उस भुजा पे डाले गए लंब की लंबाई। अब देखिए मान लीजिए एक भुजा हमारे पास है, इसको बनाने की जरूरत तो है नहीं, 12.3, इस पे जो लंबाई होगी ना वही आपसे पूछा गया, तो कितना हो जाएगा हाफ 12.3 गुणे में h बराबर में एरिया दिया है 615, ये इसका 5 गुना पे कटेगा, और तो h की वैल्यू 5 दूना 10 आ जाएगी, ठीक है, तो ये इजी था, 10 आपका क्या होगा राइट आंसर होने वाला है। और देख लेते हैं, एक त्रिभुज की भुजाएं दी हैं ABC, त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाकर, देखिए ये बहुत कॉमन सी प्रॉपर्टी है, मिड पॉइंट थ्योरम की प्रॉपर्टी, ये भी पूछा गया है, और लगभग इसमें हमने देखा कि सारे क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट के ही दिख रहे हैं मुझे। ए है, बी है और हमारे पास सी है, और इसमें क्या दिया है, ए की वैल्यू 5 है, बी सी, वैसे समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, वैसे तो जोड़ के आधा कर लेना आपको। मध्य बिंदुओं को मिलाने का मतलब क्या होता है, जैसे अगर इसका मध्य बिंदु है तो इसका आधा ये 3 होता है, अगर इसके मध्य बिंदु को मिला देंगे तो इस 7 का आधा 3.5 हो जाएगा, इसके मध्य बिंदु को मिला देंगे तो इसके सामने 5 है। ये मिड पॉइंट थ्योरम होता है कि अगर ये मध्य बिंदु मिल जाते हैं तो अगर ये 2x है ना तो ये x होता है, तो वही वाली प्रॉपर्टी है, तो ये 5 है तो 2.5 हो गया। तो इतना आपको काट के लिख के जोड़ना नहीं है, नॉर्मल सबको जोड़ लीजिए, 6 5 11, 11 7 18, 18 अगर बड़े वाले का परिमाप है तो उसका आधा 9 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इतना ही करना है, ऐसा नहीं कि इसको आधा बना के करिएगा, ये बस मैंने सीखने के लिए बता दिया कैसे होता है आपके पास। एक समबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई, देखिए फिर से समद्विबाहु त्रिभुज आ गया था, अभी मैंने बताया था समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों बराबर वाली 78 और 78 है। अब जैसे ही आपको समद्विबाहु त्रिभुज मिले तो आपको आंख बंद करके सबसे पहले इसमें हाइट बना लेना है, और यही हाइट इसको 2 बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है, यही हाइट 2 बराबर भागों में बांटती है। अब यहां पे देखिए हमारे पास आधार की लंबाई 60 है, तो इसको 30 और 30 में बांट दीजिए। पूछा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी हाइट हमको निकालना है, तो ये इसमें लगभग 90% टाइम ये ट्रिपलेट ही होता है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना तो इसमें ट्रिपलेट ही बनेगा। देखिए 3 है और 78 कैसे, 5 12 13, ध्यान से देखिएगा, 13 की वैल्यू 78 दिया है, 6 गुना पे तो 12 छंग 72 होगा, 5 छक 30 होगा, 30 और 78 है तो ये वाला कितना आएगा 72, लीजिए हाइट भी आ गया। एरिया कैसे निकलेगा हाफ, बेस कितना है पूरा, बेस में पूरा ले लेंगे, कितना 60 और 72, 2 से ये 30 बार, 3 दूना 6, 3 7 गुणे 21 यानी 2160 आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। बाकी डिविजिबिलिटी रूल 9 से कटने वाला नंबर, इससे भी अगर आप चेक करते तो लगा सकते थे। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं, यदि त्रिभुज XYZ के आधार YZ को दोनों तरफ, त्रिभुज XYZ है हमारे पास,
एक्स और वाई और जेड है, दोनों तरफ इसको बढ़ा दिया जाए। बढ़ाने पे बाह कोण, पहले हम किसको बढ़ाए थे वाई जेड में, तो इसको मान लीजिए, चलिए कोई लिख लीजिए 110 है और एक तरफ 115 है, तो इसका माप निकालना है। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, इन दोनों को जोड़िए और 180 में घटा लीजिए। ओवरलैप होता है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब आप इसको पहला लाइन खींचेंगे तो यहां से आप इसका एंगल निकाल सकते हैं। जैसे मतलब ये वाला जो है ना, ये पूरा 115 हो जाएगा, और ये वाला इधर से 110 हो जाएगा। एक लाइन 180 से ज्यादा हो नहीं सकती। इन दोनों को जोड़ने पे 225 आ रहा है, 180 से कितना ज्यादा है, तो बोलेंगे 45 डिग्री आएगा इसका आंसर। बाकी और भी तरीके से निकाल सकते हैं आप। देखिए और तरीके से निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। और तरीका मैं बताता हूं आपको। ये इधर बढ़ा था, ये 110 था, ये वाला x मान लेते हैं, ये वाला 115 था, ये वाला x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, इसको z मान लीजिए। तो ये जो होता है ना, इन दोनों का योग होता है, x प्लस वाई होता है। और इनकी बात करेंगे तो ये वाला होता है x प्लस जेड होता है। तो x प्लस वाई प्लस जेड, और इसमें कौन सा 2 बार आया? x 2 बार आया है, तो एक बार x और आ गया। इसकी जो वैल्यू है 225 आ रही है। जैसे इसको जोड़ने पे इधर वाला, इसको जोड़ने पे इधर वाला, बाह्य कोण की प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू 180 होती है फिक्स है, तो यहां से x का मान आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री आ जाएगी। लेकिन पूछा आंसर कुछ ऐसा दिया नहीं। क्वेश्चन में बोला एक रिजु कोण मतलब एक सीधी रेखा वाला कोण 180 का 1/4 होगा, तो 180 का क्या 1/4 आ रहा है? तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है, तो पहला सही है। एक समकोण का 1/4, 90 का 3/4 होगा क्या? पॉसिबल ही नहीं। वैसे एक सही है तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या राइट एंगल ट्रायंगल के बराबर है? नहीं। 45 आ रहा तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। समकोण के 3/4 नहीं होगा, तो पहला वाला आपका क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर होने वाला है। एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में है, और 3, 4, 5 है तो हमेशा क्या बनेगा कि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। 3, 4, 5 में राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। एक वर्ग के परिमाप के, एक त्रिभुज वर्ग का परिमाप त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। तो हम इनको अगर बराबर की बात कर लें यहाँ पे, हाँ अगर मैं बराबर की बात कर लूंगा तो यहाँ पे क्या होगा? अब ध्यान से देखिएगा, वर्ग का परिमाप जो है, इसका परिमाप देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 12x है। और त्रिभुज का परिमाप के बराबर वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या हो सकता है हमारे पास? हम मान लेते हैं 4a हो गया, तो यहां से a की वैल्यू निकाल लेंगे, 3x आ जाएगी। a का मान पूछा क्या गया था? उनके अंतर बोला गया। इसका एरिया 9x² हो जाएगा, इसका एरिया 4 × 3 12, 3 के स्क्वायर 9, 12 यानी 6x² आ जाएगा। इसका अंतर कितना है? 3x²। अब देखिए बहुत ज्यादा, 48 हो जाएगा। x² की वैल्यू हमारे पास 16 हो जाएगी, x की वैल्यू 4 हो जाएगी। पूछा क्या था? त्रिभुज का परिमाप, 12 चौक 48 होगा। वैसे देखिए हमको इतना दिमाग नहीं लगाना था इस क्वेश्चन में, ये तो मैंने कर दिया देखिए इसको बराबर करके। बाकी परिमाप बोला था त्रिभुज का, तो 4, 5, 4, 9, 3, 12 से कटने वाला आंसर निकाल सकते थे। बाकी आपको लगाना है तो आप लगा भी सकते हैं इसमें पूरी तरीके से। दो पूरक कोणों के मानों का अंतर 22 है। पूरक कोणों का योग जो होता है ना, वो हमेशा 90 डिग्री होता है, और जो अंतर हमारे पास है वो 22 दिया है। बड़ा कोण यानी x की वैल्यू पूछा जाता है, तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर लेते हैं। तो इनको जोड़ने की जरूरत नहीं, आधा आधा करके जोड़ लीजिए। ये वाला 45, ये वाला 11, 56 आ जाएगा। अगर छोटा कोण पूछा जाए तो इनको घटा के आधा कर लीजिए, या आधा करके घटा लीजिए, 45 - 11, ठीक है, तो भी आंसर आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास होगा। नेक्स्ट, और त्रिभुज की भुजाएं दी गई है, क्षेत्रफल निकालना है। वही हीरोन फार्मूला, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल का यूज करके निकाल सकते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 लंबवत भुजाओं की लंबाई, तो ये तो नॉर्मल हो गया। लंबवत भुजाएं मतलब 4 × 5, आधा कर लेंगे, समकोण त्रिभुज बनेगा। 20 का आधा 10 आ जाएगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है। उस समकोण त्रिभुज को ज्ञात कीजिए जिसकी समकोण बनने वाली भुजाएं 18 और 24 है। इसमें क्या पूछा? परिमाप बोला गया था ना, 18 है, 24 है, वाला 30 हो जाएगा। देखिए 3 से 6 बार, 4 से 6 बार, 5 से 6 बार, बस जोड़ लीजिए इनको, यही परिमाप आ जाएगा यहां से। बाकी और क्या दिया? त्रिभुज के कोण का सही समूह पहचान करें। अब जिसमें 180 डिग्री आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसको क्या ही मैं बताऊं, इसको आप खुद से निकाल लीजिएगा। तो ये आपके लगभग जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे ज्योमेट्री ग्रुप डी के अंदर 2026 में, वो सारा हमने बता दिया। लगभग 1 घंटे के आसपास की क्लास रही होगी। अगर आप इसको पूरा पढ़ लेते हैं तो इसके अंदर कई सारी चीज भी आपको सीखने को मिलेगी। बाकी आप एनटीपीसी वाला और इसके साथ एएलपी वाला भी जिनको करना होगा वो संपूर्ण बैच के अंदर कर लेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। बाकी जो एप्लीकेशन पे होंगे उनको तो एप्लीकेशन वीडियो के अंदर भी मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे आप भी देख सकते हैं आसानी से। और आप भी चाहते हैं अपने मैथ्स के स्पीड को तेज करना या हाई लेवल के कॉन्सेप्ट को सीखना, तो आप संपूर्ण बैच के अंदर में, अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं, बेसिक आपको पता है, तो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये कोड चल रहा है जुलाई 50, जिसपे आपको 50% का ऑफ भी मिल जाएगा। बाकी आप वीडियो को
लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। उसी के हिसाब से हम अगला चैप्टर भी एडवांस मैथ्स में जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा, उसको हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए करते हैं सिर्फ इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।